यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। अपनी होने वाली बीवी के हाथों आराम से किडनैप होने के लिए मैं सीधा उसी चौराहे पर चला गया जहां से पिछले जन्म में मुझे उठाया गया था और जमीन पर लेटकर गोल गोल लौट लगाने लगा। हा हा हा, मजा नहीं आया। थोड़ा और ड्रामा चाहिए बे। और अगले ही सेकंड ना जाने कहां से चार चार हट्टे कट्टे बंदे टपक पड़े। काले सूट वाले चार बॉडीगार्ड्स ने मुझे बड़े प्यार से उठाया और कार में ठूंस दिया। ले साले, टास्क कंप्लीट, चलो अब सोने का टाइम। तब तक सोऊंगा जब तक आंख ना खुले। जब आंख खुली तो सामने वही पुराना जान पहचाना कमरा देखकर मैंने अपने हाथ रगड़े। शुई बेबी, तेरा बंदा वापस आ गया। वैसे ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मैंने दबे पांव आसपास का नजारा ताड़ा। पिछले जन्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से ये औरत पक्का किसी कोने में छुपकर मुझे ताड़ रही होगी। मैं मटकते हुए बिस्तर पर उठकर बैठा, माथे पर हाथ रखा और बेचारा बनने की नौटंकी करते हुए बुदबुदाया। आह, मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है रे? मैंने फिर चोरी छिपे चारों तरफ देखा। साला चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने अपनी आवाज थोड़ी और बढ़ाई। बहुत दर्द हो रहा है बे। क्या मैं मरने वाला हूं? कहीं यह चतुर औरत यहां है ही नहीं क्या? नामुमकिन है। पिछले जन्म में तो वो इसी टाइम यहीं आसपास मंडरा रही थी। या फिर मेरी एक्टिंग में ही कोई कमी रह गई? तो चलो फिर असली परफॉर्मेंस चालू करते हैं। तुआन खानदान का एक्टिंग टैलेंट अब चमकेगा। मैं कमजोर होने का नाटक करके वापस बिस्तर पर पटका गया और तड़पने की नौटंकी करते हुए इधर उधर लौटने लगा। लेकिन वो साली फिर भी टस से मस नहीं हुई। अबे, इस शहजादे की कमर टूट गई बे नौटंकी करते करते। ये औरत अभी तक आई क्यों नहीं? तो मैंने झटपट करवट बदली और सीधे मुंह बैठ गया। अब पता नहीं ज्यादा लौटने की वजह से ऐसा हुआ या थकावट की वजह से। मेरा बायां पैर दाहिने पैर से उलझ गया और मैं सीधा थूबड़े के बल जमीन पर जा गिरा। अबे तेरी की, ये टाइल्स तो बहुत ठंडी हैं बे। जल्दी से उठना पड़ेगा, उम्मीद है किसी ने मुझे गिरते हुए ना देखा हो। साला, बेइज्जती हो गई। इस शहजादे की हैंडसम और डैशिंग इमेज की माँ बहन हो गई। चलो ठीक है। इतना सब होने के बाद भी तू बाहर नहीं आई ना? ले, अब ये शहजादा तेरे सामने से भागकर दिखाएगा। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा ही था कि अचानक मेरी कलाई पर किसी की कस के पकड़ बनी और मेरा पूरा शरीर पीछे बिस्तर पर जा गिरा। बिस्तर के बगल में खड़ी उस औरत को देखकर, बचा लो मुझे जान। बचाऊं? कैसे बचाऊं तुझे? अपने पास खड़ी उस हॉट औरत को देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। देखा, साला और कंट्रोल नहीं हुआ ना इससे। शुई, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? मैं चाहता था कि वो मेरे छिले हुए लाल हाथ और घुटने देखे जो अभी गिरने से हुए थे। क्या ये सब अभी गिरने की वजह से हुआ है? वैसे मुझे यहाँ लाया कौन? और कौन? जाहिर है मैं लाई हूं। मेरा चेन। साला, खुशबू तो एकदम वही है, बिल्कुल पिछले जन्म जैसी। नहीं रुको, कुछ तो लोचा है। क्या मेरा ज्यादा उतावला होना देखकर ये डर गई? मैंने अपने ऊपर के शरीर को थोड़ा उठाया और किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी लंबी पतली उंगलियों ने आगे आकर मेरे होंठों को रोक दिया। चेन, आज बड़ा उतावला हो रहा है। क्या तुझे पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए? अब बातें करने को बचा ही क्या है? अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी नखरेबाज है, तो मैं इतना उतावला होता ही नहीं। तुझे मेरे दर्द की जरा भी फिक्र क्यों नहीं है रे? लेकिन ये औरत तो अपनी ही किसी ख्याली दुनिया में खोई हुई थी। गुशुई ने बड़े प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया। उस गर्म छुअन ने उसे एक अजीब सा एहसास दिया। जिंदा, हार्ड मांस का चेन। बस ये सोचकर ही कि पिछले जन्म में चेन को किसी और ने बचाया था, उसका दिल किया कि वो चेन को अपने पास ही रखे। लेकिन फिर वो कभी उसे देखकर मुस्कुराएगा नहीं। पिछले जन्म में क्योंकि उसने चेन को कैद कर लिया था, इसलिए वो जिंदगी भर उससे कटता रहा। छोड़ो, हटाओ, इस जन्म में इसे जाने देती हूँ। गुशुई ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। तू जा सकता है। मैं तो सन्न रह गया बे। अबे, ये क्या बकवास है? पिछले जन्म की स्क्रिप्ट में तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं। ये क्या लोचा हो गया? इस औरत का दिमाग अचानक कैसे घूम गया? मैं बिना हिले डुले बिस्तर पर ही बैठा रहा। कुशुई, तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या रे? मैं थोड़ा छटपटाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, क्या तू नहीं चाहती थी कि हम साथ रहें? बस बोल देना एक बार। तू बोलेगी तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। क्या साला हर बार वही पिछले जन्म वाला घिसा पिटा ड्रामा ही दोहराना जरूरी है क्या? ये सही नहीं है।
आ चेन के स्वभाव को देखते हुए वो यहाँ कैसे रुक सकता है? ये बोलते हुए उसने तुरंत आगे बढ़कर मुझे हल्का सा धक्का दिया और मैं भी चालाकी से पीछे गिर गया। साला, ये औरत सच में जरा भी नहीं बदली। अभी जो हुआ वो शायद मेरे खुद कूद पड़ने के बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से था। अगर तू अब से मेरे साथ रहेगा तो तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। मैं अचानक मुस्कुरा दिया, जबकि उसकी आंखें मेरे रिएक्शन को बड़े ध्यान से ताड़ रही थी। आ गया, आ गया ना आखिरकार, वही पुराना कड़क स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर तू मुझे झेलने को तैयार है तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा। जब बाकी लोगों को पता चलेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तो साले मेरी किस्मत से जल जल कर ही मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि गुशुई की कंपनी कितनी बड़ी थी। मुझे तो बस इतना याद था कि जिस साल मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदी थी और सिर्फ 3 साल में उसे टॉप लेवल पर पहुंचा दिया था। उन 3 सालों में उसका कोई एक भी स्कैंडल या अफवाह नहीं उड़ी थी। लेकिन देखा जाए तो मेरा डेब्यू भी ठीक 3 साल पहले ही हुआ था। मुझे इस तरह मान जाता देखकर वो पूरी तरह भौचक्की रह गई। यह साला मेरे सोचे हुए सीन से इतना अलग क्यों है? आ चैन, ये बात तूने खुद अपने मुंह से कही है। अब मुकरने का नहीं, वरना बचेगा नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बगल में कोई नहीं था। आहा, मेरी कमर, साली औरत में दम तो बहुत है। ड्रेसिंग रूम में जाकर जब मैंने अंदर रखे आदमियों के कपड़े देखे जो एकदम इस शहजादे की पसंद के थे, तो मैं तुरंत समझ गया कि यह औरत ऊपर से भले ही कितनी सख्त बने, अंदर से एकदम पिघली हुई आइसक्रीम है। तभी फोन की घंटी बजी। यह मेरा मैनेजर फू येक्सिंग था, जो पागलों की तरह गालियां बक रहा था। पिछले जन्म में जब पूरे इंटरनेट ने मेरा बायकॉट कर दिया था, तब सिर्फ वही अकेला बंदा था जो मेरे लिए काम ढूंढता था और मेरी सफाई देने के रास्ते निकालता था। बदकिस्मती से बाद में ना जाने उसने किस हरामी से पंगा ले लिया। उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा और वो खुद दिमागी तौर पर इतना टूट गया कि आखिरकार संभल ही नहीं पाया। ये सोचते ही मैंने अपनी आंखें मूंद ली। वो सब कबाड़ा पक्का मेरी ही वजह से हुआ होगा। कॉल कनेक्ट हुई और फू येक्सिंग की पम की दहाड़ सुनाई दी। अबे साले हरामजादे, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, तूने यहाँ इतना बड़ा रायता फैला दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना ग्लाकार्ड कंपटीशन है, तुझे घंटा नहीं पता क्या? इतनी जल्दी कैसे ढेर हो गया तू? अब तो मुझे ये कहने में भी शर्म आ रही है कि तू मेरा क्लाइंट है। जब ये कंपनी में आया था तो किसी ने इसे भाव तक नहीं दिया था। सिर्फ मुझे इसमें स्पार्क दिखा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी और अब यह कांड हो गया। आ चेन, अब तेरे आगे का रास्ता और भी पथरीला होने वाला है। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फुयेक्सिंग ने साला मुझ पर जरा सा भी शक नहीं किया। उसका पहला रिएक्शन यही था कि मुझे फंसाया गया है। मैंने चुपचाप उसकी भड़ास पूरी सुनी। सॉरी यार, इस बार मैंने खुद हाँ कहा था। असल में मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं किसी जाल वाल में नहीं फंसा हूं। फू येक्सिंग सन्न रह गया। उसके सीधे सादे स्वभाव को देखते हुए उसे तो अभी गिड़गिड़ाकर पूरा कस्सा सुनाना चाहिए था। चल, इतना पता चल गया वही बहुत है। तू अभी कहाँ है रे? जल्दी से भागकर कंपनी आ। उसने कंफर्म किया कि मेरा मूड ठीक है, चैन की सांस ली और फोन काट दिया। मैंने टाइम पास के लिए हेडलाइन स्क्रॉल की। मशहूर युवा एक्टर ने काम पाने के लिए हर नीच हथकंडा अपनाया। नीचे स्क्रॉल किया तो उस आर्टिकल में मेरा ही नाम लिखा हुआ निकला। यहाँ मैंने फोन काटा और नीचे गया, जहां हाउसकीपर इज्जत से गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। मुझे लगा वो सन की औरत कंपनी निकल चुकी होगी, लेकिन साला सरप्राइज, वो यहीं मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आ चेन, कहाँ जाना है तुझे? मैनेजर ने कंपनी बुलाया है, घर चलाने के लिए थोड़ा माल पानी भी तो कमाना पड़ेगा ना। तू अब मेरे साथ है तो तुझे इतनी मुसीबतें उठाने की क्या जरूरत है? क्या मेरा पैसा तेरे ऐश करने के लिए कम पड़ रहा है? ये कहते हुए वो मेरे करीब आ गई। मैंने उसे देखा। वाह बे वाह, खुश हुई साली है तो बड़ी कड़क माल। लेकिन अभी हमारा रिश्ता सबके सामने कहाँ आया है? क्या पता कल को तेरा मन भर जाए और तू मुझे लात मार दे, तब मैं क्या करूंगा? क्या मुझे पहले से बैकअप प्लान नहीं बनाना चाहिए? गुशुई काफी देर तक मुझे घूरती रही। ऐसा कभी नहीं होगा। काफी देर बाद मुझे समझ आया तो मैंने पूछा, क्या नहीं होगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही और प्यार से बोली, सीट बेल्ट लगा ले। शुई, तू मेरा इतना ख्याल रखती है, लेकिन अगर एक दिन ऐसा आया जब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा रे। मेरी बात सुनते ही उसने ऐसा जोरदार ब्रेक मारा कि धड़ाम की आवाज आई।
मैं संभल नहीं पाया और मेरा माथा सीधे सामने कांच से जा टकराया। अभी तो हम साथ आए हैं और तू अभी से ब्रेकअप की बातें करने लगा? क्या बात है? क्या तुझे मुझसे कोई खतरा महसूस हो रहा है या फिर तेरा इरादा बदल गया? मैंने तुरंत मुंडी हिलाई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं क्यों पछताऊंगा बे? ये सब तो मैंने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है। खुश हुई धीमी आवाज में मुस्कुराई, गाड़ी स्टार्ट की और सीधे कंपनी के गेट पर ले जाकर रोकी। मैं गाड़ी से बाहर कूदने ही वाला था कि उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा और जेब में एक क्रेडिट कार्ड ठूंस दिया। मैं तो इतना भावुक हो गया कि आंखों में आंसू आने वाले थे। खुश हुई, तू कितनी अच्छी है रे। मैंने कार्ड लिया और झट से जेब में डाल लिया। खुश हुई, बाय बाय। कोई काम हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। मैंने फोन करने का नाटक किया, मुड़ा और सीधे बिल्डिंग के अंदर भाग गया। पीछे से खुशुई की मीठी आवाज आई, काम खत्म हो जाए तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन गेट पर पहुंचकर ही मेरा दिमाग चमका। अबे रुको, कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे रोल ही आपस में बदल गए हैं? मैंने कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं खड़ी चुपचाप मुझे ताड़ रही थी और मेरा दिल अचानक बड़े सुकून से भर गया। फू येक्सिंग कंपनी के दरवाजे पर पागलों की तरह टहल रहा था। कल का कांड ताजा ताजा था। नीचे रिपोर्टरों की भारी भीड़ गिद्धों की तरह मंडरा रही थी। मुझे दुआन चेन को रोकना पड़ेगा। उसे मुंह से कोई हगने वाली बात नहीं करने देनी। इतने में ही उसके चेले का मैसेज आया, चिंग भाई, बंदा तो ऑफिस में बैठा है। फू येक्सिंग का दिमाग घूम गया। अबे ये अंदर कैसे घुसा? मुझे दिखा क्यों नहीं? क्या रिपोर्टरों ने इसे घेरा नहीं? फू येक्सिंग हांफते हुए ऊपर की तरफ भागा। मैं वहां मजे से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। मैंने आंखें उठाकर उसे ताड़ा। अगर कोई काम धाम है तो बताओ। फू येक्सिंग ने मेरी तरफ देखा। ये अंदर की खबर मिली है, जरा देख ले। जहां तक कल रात की बात है, उससे कंपनी का बहुत रायता फैल गया है। तेरा नया शो कैंसिल कर दिया गया है। वो बैठकर अपना सिर खुजलाने लगा। इन इंटरनेट की जनता की याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की होती है। तू जितना कम दिखेगा, तेरी पॉपुलैरिटी उतनी ही गड्ढे में जाएगी। पहले ही काम के लाले पड़े थे, इस बार तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। मैंने अपने होंठ भींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा बिल्कुल मेरे पिछले जन्म जैसा ही था, लेकिन पिछले जन्म में इस कांड की वजह से मैं अंदर से टूट गया था। इसलिए मुझसे एक बहुत ही तगड़ी खबर छूट गई थी। लिन्हाई ग्रुप का अगले मंगलवार को एक खुला ऑडिशन होने वाला है। पिछले जन्म में दुआन खानदान ने मुझे दिलासा देने के बहाने घर में नजर बंद करके रख दिया था। उन्होंने यह खबर मुझसे छुपाए रखी और जब तक एक्टर्स की लिस्ट फाइनल नहीं हो गई, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। उस समय तो मैं बेवकूफों की तरह इमोशनल हो गया था, मुझे घंटा कुछ पता नहीं था। लेकिन बाद में उस फिल्म का जो जलवा हुआ ना, विलेन के रोल को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टार बन गए। रातों रात सबकी किस्मत चमक गई। इस जन्म में मुझे सबसे पहली चीज यही बदलनी है। मुझे उस ऑडिशन में फाड़ कर रख देना है। फू येक्सिंग ने देखा कि मुझे जरा भी फिक्र नहीं है, तो उसने माथे पर बल डाल लिया। अबे होश में आ, तुझे वैसे भी काम बहुत कम मिलता है। अगर अब तू हाथ पैर नहीं मारेगा तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। उसने ढेरों स्क्रिप्ट्स निकाली कि शायद कोई ढंग की मिल जाए। अगले 2 दिनों में ऑडिशन देने जाने के लिए तैयार हो जा। मैंने सिर हिलाया। मेरा निशाना तय है। मुझे लिन्हाई वाले ऑडिशन में जाना है। फू येक्सिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने सुना है उस ऑडिशन में चंद सीटों के लिए कम से कम 1000 लोग मरे जा रहे हैं। ए ग्रेड और बी ग्रेड स्टार्स की लाइन लगी पड़ी है। तू किस खेत की मूली है जो उनके सामने टिकेगा? मैंने सीरियस होकर कहा। इसीलिए तो मुझे वहां जाना है। भले ही 1000 में से एक मौका क्यों ना हो, इन रद्दी स्क्रिप्ट्स में सड़ने से तो लाख गुना बेहतर है। यह कहकर मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली। फू येक्सिंग ने मेरी पीठ देखी, परेशान होकर ठंडी सांस भरी। चल ठीक है, अगर तेरी गांड में इतनी ही खुजली है तो कर ले ट्राई। वैसे भी एक बार और जलील होने में क्या ही घट जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नीचे देखा तो मेरा फोन फिर बज रहा था। मेरे बाप का फोन है, दुआन मोतियान का। मैं एक कुटिल मुस्कान हंस दिया। पिछले जन्म का एक एक पल मुझे आज भी याद है। बचपन से अनाथालय में पला बड़ा था। बाद में दुआन परिवार वाले दरवाजे पर टपक पड़े कि मैं उनका खोया हुआ सगा बेटा हूं। मैंने उस पूरे खानदान को दिल से अपना माना, लेकिन उस दुआन मोतियान हरामी ने मुझे कभी इंसानों में गिना ही नहीं। उस साल एक सहकर्मी ने मुझे साजिश रचकर फंसा दिया और पूरे इंटरनेट पर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसने मेरी सफाई में मदद करना तो दूर, उल्टा दिलासा देने के नाम पर मुझे घर में बंद कर दिया और फिर नेटवर्किंग बढ़ाने के बड़े बड़े ढोंग रचकर मुझे दावतों में ले जाकर अय्याशों के आगे परोसने लगा।
अच्छी तरह जानते हुए भी कि मेरा पेट खराब रहता है, वो हर बार मुझे जबरदस्ती ठूस-ठूस कर जहरीली शराब पिलाता था, जिससे मेरा शरीर अंदर से पूरा खोखला हो गया। मेरे एक्टिंग के मौके और काम के सारे प्रोजेक्ट स्ट्रेस उसने चुपके से दबा दिए और अपने दूसरे चहेते बेटे की जेब में डाल दिए। मेरे चमकते करियर की उसने बड़ी बेरहमी से बलि चढ़ा दी, जिससे मैं बीमारी और गालियों के बोझ तले घुट-घुट कर मर गया। पिछले जन्म की मेरी हर एक तड़प इस दुआन खानदान की सोची समझी साजिश थी। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। पिछले जन्म की वो कड़वाहट और जलन मेरे दिल में बुरी तरह धधक रही थी। और तो और, उस दुआन मोतियान की साजिशों की वजह से ही पिछले जन्म में गुशुई ने मुझे बचाने के चक्कर में सारे झूठे इल्जाम अपने सिर ले लिए थे। इतनी प्यारी और कड़क लड़की का इतना दर्दनाक अंत हुआ था, तो साला मैं इस पूरे दुआन खानदान से नफरत क्यों ना करूं? कॉल रिसीव हुई। मैंने गला साफ किया। हाँ, बोलिए। दुआन मोतियान ने हमेशा की तरह अपनी फर्जी हमदर्दी दिखाई। मैंने इंटरनेट पर सब देख लिया है। तेरे बाप को तुझ पर पूरा भरोसा है। तू अभी कहाँ है रे? मैं गाड़ी भेजता हूँ तुझे बुलाने के लिए। मैंने रूखेपन से मना कर दिया। रहने दो, कंपनी संभाल रही है। आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। फू येक्सिंग बगल में खड़ा मुझे ताड़ रहा था। मेरी बॉडी लैंग्वेज किसी बड़े दादा जैसी थी, लेकिन आवाज ऐसी जैसे बेबस लाचार हूं। क्या ड्रामेबाजी थी साली! वो फुसफुसाया। अबे अपनी ये फर्जी एक्टिंग थोड़ी छुपाएगा क्या? मुझसे और नहीं देखा जा रहा। अबे काहे की जहमत? तू मेरा बेटा है। दुआन खानदान की होने वाली उम्मीद है। तेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर आज तेरा बाप तेरे लिए खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा? साला बड़े धर्म ईमान वाले अंदाज में बोल रहा था। मन ही मन मैं जोर से हंसा। अगर सच में इसे मेरी इतनी फिक्र होती, तो इंटरनेट की वो अफवाहें कब की साफ हो चुकी होती। चिकनी चुपड़ी बातें करना तो कोई इस कुत्ते से सीखे। दुआन चेन, सुन रहा है ना तू? मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से दुआन मोतियान का ढोंग जारी था। आजकल इंटरनेट पर बहुत थू थू हो रही है। कंपनी में भी तेरा दिल नहीं लग रहा होगा, तो क्यों ना तू कुछ दिन घर आकर आराम कर ले। मैंने झिझकने का नाटक किया, मानो बड़ा गिड़गिड़ा रहा हूं। आराम तो ठीक है, क्या मैं अपना कुछ सामान लेने आ सकता हूं? ये कहते हुए मैंने मेज पर रखे दूध का एक घूंट लिया। दुआन मोतियान मुस्कुराया और बोला, सामान? एक बार तू दुआन खानदान की चौखट में आ गया तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वैसे भी तेरी वो रद्दी कंपनी तुझे कोई ढंग का काम तो देती नहीं। क्यों ना तू ये नौटंकी की दुनिया छोड़कर वापस आ जाए और खानदानी बिजनेस संभाले। दुआन मोतियान ऐसे बतिया रहा था जैसे उसे वारिस की सख्त जरूरत हो और वो बेटे के सपनों के लिए अपनी जान छिड़कता हो। मैंने तुरंत खुश होने का नाटक किया। सच्ची, मेरी तो हालत वैसे भी खराब है। अब बाउंस बैक करना मुश्किल है। तो क्या मैं आपके साथ रहकर कंपनी संभालना सीख लूं? दुआन मोतियान का मुंह उतर गया। तू तो हमेशा से एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहता था ना? जबरदस्ती मत कर। आज रात तेरे बाप की एक बहुत बड़ी पार्टी है। वहां बड़े-बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं। मैं तुझे उनसे मिलाने ले चलूंगा। अबे मैं अपनी संपत्ति इस कुत्ते को कैसे सौंप दूंगा? यह दुआन खानदान की जायदाद संभालने के लायक ही नहीं है। मैं तो बस मजा ले रहा था। फू येक्सिंग ने स्पीकर से आवाज सुनी और समझदारी दिखाते हुए चुप रहा ताकि मैं सोच सकूं। मुझे यूं आसानी से हाँ कहते देखकर जैसे ही मैंने फोन काटा, फू येक्सिंग ने अपने सीने पर हाथ फेरा। दुआन चेन, कहीं तू सच में किसी रईस खानदान का बिगड़ा हुआ नवाब तो नहीं जो यहाँ मौज मारने आया है? अगर ऐसा है तो क्या तेरे पास अब भी बाजी पलटने का मौका है? मैंने फोन साइड में फेंका। अबे किसी बड़े घराने का गोद लिया हुआ अनाथ हूं बस। हम दूसरों के टुकड़ों पर नहीं, अपने दम पर जीते हैं, समझा? मैंने उसे छोटे बच्चे की तरह समझाया। ये कहते हुए मैंने अपना ही मजाक उड़ाया। वैसे सच तो ये भी है कि अभी मैं भी गुगशुई की बैसाखियों पर ही टिका हूं। पर कोई नहीं, मैं अपने करियर के लिए जी जान लगा दूंगा। आगे चलकर गुशुई को प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी होगी। थोड़ी देर में दुआन मोतियान मुझे लेवाने के लिए बंदे भेजेगा। दुआन हाउस में मेरे कुछ जरूरी कागजात छूटे हुए हैं, लेकिन अगर मैं वहां गया तो साला वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से उस पार्टी में यह दुआन खानदान पक्का कोई नया रायता फैलाएगा। जब मैं वहां से कटने का दिमाग लगा रहा था, तभी मुझे अपनी जान की याद आई। अरे हाँ, अगर गुशुई मुझे लेने आ जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। कुछ देर बाद दुआन खानदान के टिट्ठे आ पहुंचे। पिछले जन्म के उलट इस बार दुआन मोतियान खुद चलकर आया था। दुनिया की नजर से बचने के लिए वो साला पीछे के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। दुआन मोतियान ने अपनी बत्तीसी दिखाई। चल बे, बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मन ही मन मुझे बहुत कुड़न हुई।
पिछले जन्म में मैं कितना बड़ा चूतिया था जो इस कुत्ते का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाया। पार्टी के अंदर बहुत भीड़-भाड़ थी। उसके बगल में चलते हुए भी मेरा टैलेंट और स्टाइल किसी से कम नहीं लग रहा था। मैंने अपनी आंखें भींची। पिछले जन्म में इस वक्त मुझे गुशुई ने घर में बंद कर रखा था। बाद में जब मैं भागकर निकला तो मैंने बिल्कुल ऐसी ही एक पार्टी अटेंड की थी। उस समय मैंने दुआन मोतियान के कहने पर वो पूरा का पूरा शराब का गिलास कटक लिया था और अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं नीच अफवाहों और स्कैंडल्स के जाल में फंस चुका था। सामने वालों का रवैया एकदम ठंडा और बेपरवाह था। उन्होंने मुझे एक चिंदी सा रोल फेंक कर दे दिया जिसकी कोई औकात नहीं थी। बस तभी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नजर में मैं एक ऐसा फट्टू नवागंतुक बन गया जिसे कोई भी दबा सकता था। प्रेसिडेंट ली तुझसे मिलना चाहती हैं, इंडस्ट्री में उनकी अच्छी खासी चलती है। जा उनसे बात कर। देख, तेरा बाप हमेशा तेरे भले की सोचता है। मैंने तुरंत वहां तमाशा खड़ा नहीं किया। जैसे ही मेरे हाथ में वो शराब का गिलास आया, मेरे कान खड़े हो गए। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस दारू में कोई झोल है। अबे हद है बे। फिर वही पुरानी घिसी पिटी चाल। कोई नया पैंतरा नहीं मिला क्या? आसपास तमाशा देखने के लिए बेताब आंखों पर नजर डालते हुए मैं मीठा सा मुस्कुराया। मैंने हाथ घुमाकर वो गिलास खुद तुआन मोतियान की तरफ बढ़ा दिया और बगल से चाय का कप उठा लिया। रियली सो सॉरी प्रेसिडेंटली। मेरी एंटीबायोटिक दवाइयां चल रही हैं तो मैं दारू नहीं पी सकता। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी तरफ से ये पैग यही गटकेंगे। आप जैसी बड़ी दिल वाली मैडम को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? मैंने चाय का कप उठाया। मैं चाय से ही आपके नाम की चुस्की लेता हूँ। तुआन मोतियान के पसीने छूट गए क्योंकि उस गिलास में क्या मिलाया गया था यह बात सबको पता थी। क्या हुआ जी? अभी तो आप कह रहे थे कि बाप से बढ़कर कोई नहीं। बस एक गिलास ही तो है। क्या आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैडम ली का चेहरा अचानक तमतमा गया। प्रेसिडेंट दुआन, मेरी पार्टी में आकर क्या आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? तुआन मोतियान का मुंह काला पड़ गया। अबे एक गिलास पीने में क्या जा रहा है तेरा? बड़ी मुश्किल से तेरे लिए यह चांस सेट किया है। मैडम ली को गुस्सा मत दिला। मैंने वो गिलास वापस उसकी छाती की तरफ ठेल दिया। तो अगर आप पी लेंगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? यानी आपकी वो सब बातें कि सगे बेटे से प्यारा कोई नहीं, सब ढोंग थीं। दुआन मोतियान को ना चाहते हुए भी गिलास पकड़ना पड़ा। वो गुस्से में दांत पीस रहा था। प्रेसिडेंट दुआन, आपका बेटा बड़ा बदतमीज और नासमझ लगता है। हमारी डील के बारे में मुझे अब दोबारा सोचना पड़ेगा। मैडम ली ने मुंह से तो यह कहा, लेकिन उनकी आंखों में ठरक और साजिश साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत घबराने की नौटंकी की और बेताब होकर बोला, अरे ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट ली, अभी आपने मेरा टैलेंट कहाँ देखा है? मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। मैडम ली मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन बाहर से भाव खाते हुए बोली, तो फिर पिएगा कि नहीं? मैंने बड़ी मुश्किल से उस गिलास को देखा और ऐसे मुंडी हिलाई जैसे अपनी किस्मत मान ली हो। सब लोग मौज लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं सीधा टेबल की तरफ गया। वहां रखी रेड वाइन की एक नई बोतल उठाई और अपने लिए एक कड़क पैक बनाया। वो वाला गिलास तो पिताजी के हाथ में है, उनसे वापस लेना अच्छा नहीं लगेगा। ये नया पैग आपकी सलामती के नाम। यह बोलकर मैं एक ही सांस में पूरा गिलास कटक गया। तुआन मोतियान गुस्से के मारे हाथ में पकड़ा गिलास गिराने ही वाला था। वैसे सच कहूं तो मेरी दारू की कैपेसिटी बहुत रद्दी है। पिछले जन्म में भले ही मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस जन्म में तो मैंने अभी तक बूंद भी नहीं छुई थी। मैंने चुपके से अपने फोन में झांका। गू शुई ने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था, शायद बिजी होगी। लगता है मुझे थोड़ी देर और टाइम पास करना पड़ेगा। मैडम ली ने सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया, लेकिन जिस तरह से वो ठरकी बुढ़िया मुझे ताड़ रही थी, मुझे दाल में कुछ काला लगा। इस वाइन के गिलास में भी पक्का कोई लोचा था, लेकिन जैसे ही वो ठरकी गंदी नीयत से मुझे छूने ही वाली थी, कमरे का दरवाजा बड़े जोर से खुला। सामने खड़ी औरत के चेहरे पर साफ चिढ़ दिख रही थी और उसके साथ आ रही थी एक जबरदस्त खौफनाक ऑरा। हॉल का रंग रंग माहौल एक सेकंड में श्मशान जैसा शांत हो गया। सब के सब एक साथ चुप हो गए और नए आने वाले की तरफ ताकने लगे। सबके दिलों में भूचाल आ गया था। पता चला कि वो तो अपनी सीईओ गुम थी। भले ही उन्होंने गुशुई को इनविटेशन भेजा था, लेकिन किसी के बाप ने भी नहीं सोचा था कि इतनी घमंडी सीईओ गु सच में यहां टपक पड़ेगी। प्रेसिडेंट ली तुरंत अपना गिलास लेकर उसकी चाटुकारिता करने भागी और कांपते हुए बोली, अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि सीईओ गु आप यहां पधारेंगी, तो हम आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते। मन ही मन वो खुद को थप्पड़ मार रही थी कि मक्खन लगाने का इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। बगल में कोई खिसियानी हंसी हंसा। सच में उम्मीद नहीं थी कि सीईओ को इतनी बिजी होने के बावजूद हमारी इस छोटी सी पार्टी में आएंगी। गुशुई ने शुरुआत से लेकर अंत तक उन चूतियों को भाव तक नहीं दिया।
उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे से पूरे हॉल को ताड़ा। अभिया, चैन ने मैसेज करके मुझे यहाँ आने को कहा था। वो साला कहाँ छुपा है? आपकी आवभगत में कमी के लिए मैं खुद को एक गिलास की सजा देती हूँ। मैडम ली ने माहौल ताड़ते हुए अपना गिलास उठाकर एक बार में पी लिया। मैडम, आप मेन सीट पर बैठिए। किसी चमचे ने तुरंत उसे सेंटर वाली वीआईपी सीट पर बिठाया। उस सीट पर बैठते ही सबकी नजरें गुशुई पर टिक गईं। वो पूरे हॉल का सेंटर ऑन ऑफ अट्रैक्शन बन गई और पार्टी का माहौल एकदम माइनस डिग्री में चला गया। किसी अनजान बंदे ने बगल वाले के कान में फुसफुसाया, अबे ये कड़क औरत कौन है रे? अबे चुप रे, वो खानदान की गुशुई है। उस साल उसका अपने घर वालों से लफड़ा हो गया था। वो घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी, जीरो से साम्राज्य खड़ा कर दिया और सिर्फ कुछ ही सालों में इतनी बड़ी तोप बन गई कि अब खानदान वाले भी उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हाँ भाई, मैंने सुना है कि जब उसने बिजनेस शुरू किया था तो उसे बहुत दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपने खतरनाक दिमाग और ईमानदारी के दम पर उसने अपना झंडा गाड़ दिया। आज पूरी इंडस्ट्री उसकी इज्जत करती है। बिल्कुल सही, उसकी औकात साफ दिखती है। दुआन मोतियान ने देखा कि आसपास के सारे बड़े बड़े सूरमा एक ही औरत के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, यानी यह तो कोई बहुत बड़ी तोप है। वो तुरंत बत्ती सी दिखाता हुआ अपना गिलास लेकर आगे बढ़ा। नमस्ते मैडम, मैं दुआन कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ। आपसे पहली बार मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जैसा सुना था आप तो उससे भी ज्यादा कड़क निकली। ये आवाज सुनते ही गू शुई ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा जो अब तक बर्फ की तरह जमा हुआ था, उस पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुआन मोतियान मन ही मन नाचने लगा। गुशुई ने उस बंदे को देखा। अबे पहली मुलाकात काहे की बे? तू तो वही हरामजादा है जिसने पिछले जन्म में मेरे आ चेन के खिलाफ साजिशें रची थीं, उसे इतना तड़पाया था और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गुशुई ने बगल में रखी रेड वाइन की बोतल उठा ली। दुआन मोतियान खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतने बड़े मेले में से मुझे चुनेगी। क्या पारखी नजर है साली की? प्रेसिडेंट ली यान ने आगे बढ़कर बोतल ली और दुआन मोतियान का गिलास लबालब भर दिया। दुआन मोतियान ने गिलास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। आसपास के लोग भी मक्खन लगाने के लिए आगे आ गए। खुशबू चुपचाप दुआन मोतियान को एक के बाद एक पैग पीते हुए देखती रही। अब दुआन मोतियान के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। उसने पेट पर हाथ फेरा। साला ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लियान चिढ़कर बोली, क्या हुआ जी? क्या आप हमारी सीईओ गू की बेइज्जती कर रहे हैं? दुआन मोतियान के पास कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा पेट दारू से भर चुका था। तभी उसकी नजर साइड में खड़े होकर मजा ले रहे मुझ पर पड़ी। मैं वहां हाथ में चाय का कप पकड़े मजे से अपनी कड़क औरत का जलवा देख रहा था। कुछ हुई सच में बहुत कूल है बे। आखिर मेरी पसंद जो है। आचेन इधर आ और सीईओ गू को नमस्ते कर। दुआन मोतियान की यह नौटंकी साफ बता रही थी कि वो बलि का बकरा ढूंढ रहा था। मैं जरा भी नहीं डरा, एक जहरीली मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। सीईओ गू, यह मेरा बेटा है। आप दोनों की उम्र लगभग बराबर ही है। क्यों ना आप दोनों थोड़ा जान पहचान बढ़ाए? सेम एज ग्रुप के लोगों में बातें करने को बहुत कुछ होता है। दुआन मोतियान बगल में खड़ा हंस हंस कर बोल रहा था। फिर दारू के नशे में उसे एक डकार आ गई। इस बहाने दुआन चेन को भी लगे कि उसका बाप उसका कितना सोचता है। सीईओ गु, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है तो मैं आपके साथ दारू नहीं पी सकता, लेकिन मेरे पिताजी का मूड अभी एकदम तगड़ा लग रहा है। क्यों ना आप इन्हीं के साथ पैग पे पैग लगाती रहें? मैंने अपनी औरत का मूड खराब करने में जरा भी संकोच नहीं किया। आसपास के लोगों की हवा सरक गई। ये लौंडा तो सच में बिना सींग का सांड निकला बे। क्या इसे पता भी है कि इसने कितनी बड़ी तोप को मना किया है? लेकिन उस औरत ने मुड़कर मुझे देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। अबे, वो इतने में ही मान गई। दुआन मोतियान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अबे नहीं यार, अगर मैं ऐसे ही पीता रहा तो सीधे आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। दुआन मोतियान के चेहरे पर रोना सा छम आ गया था और वो औरत भी कुछ नहीं बोल रही थी। बस अपनी गोरी उंगलियों से रेड वाइन के गिलास को घुमा रही थी। माहौल में अचानक इतना सन्नाटा छा गया कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कुशुई कुर्सी पर आराम से टेक लगाकर बैठी थी। मुझे यूं खिलखिलाकर हंसते देखकर वो थोड़ा चकरा गई। अजीब बात है, ये श्रेया चेन गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? पिछले जन्म में तो इस कमीने बाप की वजह से इसने मुझसे न जाने कितनी बार झगड़ा किया था। उधर मेरे दिल के अंदर तो खुशी के पटाखे फूट रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी धड़कन रुक गई। अरे बाप रे, लग गए। कहीं मेरी शुई है तो नहीं सोचेगी कि मैं कितना कुपुत्र हूं? क्या मुझे अभी एक संस्कारी और श्रवण कुमार वाले बेटे की नौटंकी करनी चाहिए? क्या मुझे आगे जाकर उसका हाल चाल पूछना चाहिए?
कुशुई ने तुरंत अपनी नजरें हटाई। दुआन मोतियान को काफी देर तक भीगी बिल्ली बने देखकर कुशुई बोली, अगर अब और पीने की औकात नहीं है तो टेबल पर रखा ये वाला गिलास खत्म कर। तुआन मोतियान ने फटी आंखों से कुशुई को देखा, फिर मुड़कर लियान को ताड़ा, जो खुद शौक में थी। क्या साला हमारा सारा प्लान लीक हो गया? कुशुई को उनके इशारों की कोई परवाह नहीं थी। दबाव बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से दुआन मोतियान के पास वो पूरा गिलास गटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कितना बोरिंग है। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को देखा और बेपरवाही से बोली, तुम चूतियों को लगा कि तुम यह सब बड़ी सफाई से कर रहे थे। माहौल बिगड़ता देख मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभालने का नाटक किया। सॉरी मैडम, मेरे बाप ने आपको बहुत परेशान किया। उम्मीद है आप इस बूढ़े सिरफिरे की हरकत को दिल पर नहीं लेंगी। गुशुई मुस्कुराई। उसकी चमकीली आंखें मुझे पास आते हुए ताड़ रही थीं। लगा जैसे उसे यह लौंडा पसंद आ गया हो। तभी मुझे लगा कि जो रेड वाइन मैंने पी थी वो अब सिर चढ़कर बोल रही है। मेरा सिर चकराने लगा था। उसने बड़े प्यार से मुझे सहारा दिया और बोली, आ चैन, तू तो समझदार बंदा है ना, चल फिर मेरे पीछे पीछे। दुआन मोतियान के दिमाग में तो 440 वोल्ट का झटका लगा। अबे इस फालतू बेटे ने कुछ सुई जैसी तोप को कब पटा लिया रे? लियान की तो गांड ही फट गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब क्या होगा बे? अभी अभी मैं सीईओ गू के माल पर डोरे डालने की सोच रही थी। कहीं साली मेरी चमड़ी ना उधेड़ दे। कुशुई लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई दरवाजे की तरफ निकल गई। शुरुआत से अंत तक उसने पार्टी के किसी भी ऐरे गहरे को घास तक नहीं डाली और पीछे छोड़ गई उन बेवकूफों का झुंड जो मुंह बाए खड़े थे। उन्हें लगा था कि आज मेरी सरेआम कुटाई होगी, लेकिन किसे पता था कि गु खानदान की शहजादी मुझे इस तरह अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही गु शुई गेट पर पहुंची, वो अचानक रुकी, मुड़कर हॉल के बीच में खड़े मुझे देखा और एक कड़क मुस्कान फेंकी। आ चैन, अबे जल्दी से इधर आना। आया आया, बस 1 सेकंड में आया। मैं दुम हिलाते हुए उसके पीछे भागा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी हो। आसपास के लोग ठंडी सांसें भर रहे थे। अबे किस जमींदार का चूतिया बेटा है रे ये? मौत सिर पर खड़ी है और ये साला फिर भी इतना खुश हो रहा है। उस औरत ने मुझे जबरदस्ती पैसेंजर सीट पर ठूंस दिया और फिर सीधे मेरे होंठों पर अपने होंठ चिपका दिए। अबे यही अचानक से क्या हमला है बे? मैं तुरंत थोड़ा थोड़ा पीछे हिला। मेरी नजरें खिड़की के बाहर चली गईं। जैसे ही शुई ने मुड़कर देखा, उसे मेरी कड़क जॉलाइन दिखी। हाँ चैन, अगली बार से तू इस तरह की रद्दी पार्टियों में नहीं जाएगा, कुशुई ने ऑनर्डर वाले अंदाज में कहा। उसने अपने रसीले लाल होंठों को सिकोड़ा। आज चैन ने दारू पी रखी है। कुशुई का मुंह तुरंत उतर गया। जैसे जैसे दारू का नशा चढ़ा, उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर घूम रहा है। कुशुई ने तुरंत मेरी हालत ताड़ ली। उसने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी ताकि झटका ना लगे। फिर वो खुलेआम मुझे घूरने लगी। उसकी मुस्कान में मलाई जम रही थी। मैंने आंखें मूंद कर उसे चोरी छिपे देखा। क्या तू इस नवाब की हैंडसम शक्ल पर फिदा हो गई है? उसकी उस कातिलाना नजर के नीचे मैंने बेवड़ा होने का नाटक शुरू कर दिया। बुदबुदाते हुए शिकायत करने लगा कि बहुत गर्मी लग रही है। आचेन, तुझे पता भी है कि तू अभी कितना कड़क लग रहा है? कुशुई ने अपने होंठ सिकोड़कर पूछा और लगे हाथ कार का एसी ओहन कर दिया। मैंने मुड़कर उसे बड़े भोलेपन से देखा। बिना जाने ही मेरा हर अंदाज उसे घायल कर रहा था। कुशुई खुद से बातें कर रही थी। बाहर से तो मैं एक मासूम बच्चा बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में तो डिस्को चल रहा था। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। कुशुई ने गाड़ी किनारे लगाई और धीरे से मेरे करीब आकर बोली, तुझे पता है अभी मेरा दिल कर रहा था कि तुझे सीधे किडनैप करके अपने घर ले जाऊं। तभी मैंने एक बेवकूफी भरा सवाल दाग दिया, वैसे तूने अभी मेरे बाप के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया? चेन को पिछले जन्म का कुछ भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि जिस बाप की वो इज्जत करता है वही उसे अंदर से खोखला करके बर्बाद कर देगा। क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए? खुशबू अचानक चुप हो गई। गाड़ी के अंदर का रोमांटिक माहौल 1 सेकंड में शांत हो गया। यह सोचकर गुशुई बोली, आज चैन, तुझे पता है आज मैंने कुछ चीजों की छानबीन की है। कुशुई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे कोई और ही कहानी सुनाने लगी। मैंने उसे कंफ्यूजन में देखा। पगले, तेरे खिलाफ जो अफवाहें फैला रहे थे ना, वो सारा कचरा मैंने इंटरनेट से साफ करवा दिया है। मेरा आ चैन इतना सीधा है। जरा दिमाग दौड़ाकर सोच कि कौन साला तेरा बुरा चाहता है। मैंने अपना सिर हिलाया। इस वक्त मैं किसी वफादार कुत्ते की तरह बड़ा ही सीधा और प्यारा लग रहा था। मैंने उम्मीद से मुंडी हिलाई।
फिर उसका गोरा हाथ उठाकर उस पर एक किस किया और उतरते हुए चेहरे से बोला, अब तो लगता है कि मेरे पास सिर्फ तू ही बची है। खुशुई ने मुझे तसल्ली देने के लिए मेरा हाथ थपथपाया और फिर गाड़ी स्टार्ट की। खुशुई की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मेरा आम, अचेन, इस जन्म में तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं वहां चुपचाप बैठा रहा, अपनी धांसू एक्टिंग पर मन ही मन खुद की पीठ थपथपा रहा था। मेरी शुई सच में कितनी बढ़िया है। लेकिन जल्द ही मेरी हंसी गायब हो गई। वो गाड़ी को रॉकेट बनाकर सीधे घर ले गई और मुझे घसीटते हुए सीधे बेडरूम में ले गई। अगली सुबह मेरी आंख फोन की घंटी से खुली, स्क्रीन पर देखा तो नाम चमका, पिताजी। अबे ये तो मेरा वो नाम का बाप है ना। कल ही तो वो दारू का गिलास पिया था और आज सुबह सुबह ही फोन चिपकाने की फुर्सत मिल गई। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। उधर से आवाज आई, आचेन। उसकी आवाज में फर्जी घबराहट और चिंता भरी हुई थी। मैंने एक ढीला सा जवाब दिया। दुआन मोतियान ने नाटक करते हुए पूछा, अबे इस लौंडे की आवाज इतनी रिलैक्स क्यों लग रही है बे? आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है? तू अभी कहाँ है रे? उस गुक खानदान की लड़की ने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? उसकी यह फर्जी हमदर्दी सुनकर मुझे उल्टी आने लगी। मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल होने का नाटक किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी आपको मेरी इतनी चिंता होगी। कल उसने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया, बस अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कभी कभार हवेली पर आकर मेरा दिल बहला दिया कर। और फिर मुझे सड़क किनारे फेंक कर चली गई। मैंने यह बात उसे हिंट देने के लिए कही ताकि वो मुझे दुआन हाउस में कैद करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। दुआन मोतियान अपने मरोड़ मारते पेट को सहला रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अबे मेरी तो हालत खराब हो गई और ये लौंडा एकदम टनाटन है। क्या उसने सच में तुझे कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो बहुत अच्छे से पेश आई। बस वेटर ने उसे बता दिया कि किसी ने दारू में कुछ मिलाया था। पिताजी, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैंने बड़े आराम से तीर छोड़ा। तुआन मोतियान का दिल सीधे मुंह को आ गया। वो हक बकाकर बोला, कौन सी दारू? क्या बक रहा है तू? तेरे बाप को कुछ नहीं पता? अबे वो ली यान तो बोल रही थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये क्या बकचोदी है? किसी ने कैसे देख लिया? रद्दी औरत कहीं की। अगर गुशुई को मेरे इस नाम के बेटे से प्यार हो गया और उसे पता चला कि मैंने इसे किसी और के साथ सुलाने के लिए दवाई मिलाई थी तो मेरी तो गांड ही फट जाएगी। ये सोचते ही दुआन मोतियान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या गुशुई ने बताया कि वो कौन था? मैंने अनजान बनने का नाटक किया और उल्टा पूछा। नहीं तो, इतना बोलकर उसने मुझे सड़क किनारे फेंक दिया। दुआन मोतियान अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में बस इतना ही बोल पाया, चल तू ठीक है तो बढ़िया है, और सीधे फोन काट दिया। कटे हुए फोन को देखकर मेरा मूड एकदम गार्डन गार्डन हो गया। मैं आराम से बिस्तर से उठा और फ्रेश होने चला गया। हालांकि दिल में थोड़ा अफसोस भी था। मेरी शुई का बिस्तर कितना बड़ा और गद्देदार था रे, रोज उस पर सोने का मजा ही कुछ और होता। अफसोस कि अभी हमारा लफड़ा सबके सामने नहीं आया है, इसलिए लंबे समय तक यहां टिकना मुश्किल है। फ्रेश होने के बाद मैं टहलता हुआ लिविंग रूम में आया। हाउसकीपर ने मुझे रोक लिया। उसकी ट्रे में सादा दलिया और नशा उतारने वाला सूप रखा था। मिस्टर दुआन, मैडम ने खास आपके लिए यह तैयार करवाया है, पास खड़े हाउसकीपर ने कहा, जबकि मैं तो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने की सोच रहा था। मेरी शुई कितनी केयरिंग है रे। कल दारू पीने के बाद सच में मेरा पेट अजीब हो रहा था। बस मेरी आंखों में एक कंफ्यूजन की झलक आई। क्या को शुई को पता है कि मेरा पेट खराब रहता है? वैसे तो नाश्ते में पूरी सब्जी या छोले भटूरे की पूरी दावत होनी चाहिए थी ना। फिर यह सादा सीधा दलिया क्यों रखा है जो इतना फीका है? मुझे थोड़ा हिचकिचाते देखकर उस हाउसकीपर ने बड़े प्यार से याद दिलाया, मिस्टर दुआन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यह सादी सफेद खिचड़ी और हंगोवर सूप दोनों बड़ी मैडम ने खास तौर पर शेफ से तुरंत बनवाए हैं। यह सुनते ही हंगोवर वाला सूप पकड़े मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। साला, यह हाउसकीपर सच में कितना चमचा और वफादार है यार। मैंने सूप की एक एक बूंद गटक ली। आखिर अभी तो काम का रायता भी समेटना था। फिर मैं सीधा दरवाजे से बाहर निकल गया। ड्राइवर ने बड़े सलीके से कार का दरवाजा खोला। सर, आज बड़ी मैडम काम में थोड़ी बिजी हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया है कि वो आपको ऑफिस ड्रॉप नहीं कर पाएंगी और उम्मीद करती है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। ड्राइवर ने बड़े सलीके से बात तो कह दी, लेकिन मन ही मन साला मुझसे जल रहा था। क्या बड़ी मैडम इस लौंडे पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही? मैंने आज तक हमारी सीईओ मैडम को किसी के आगे ऐसे झुकते नहीं देखा। बिजी हैं और ऑफिस नहीं छोड़ सकती, तो इसके लिए भी इतनी बड़ी सीईओ माफी मांग रही हैं।
कार की सीट में कमाल का मसाज फीचर था जिसने मेरी थकी हुई बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दिया। मैंने नवाबी स्टाइल में सिर हिलाया, अपना फोन निकाला, उनका कॉन्टैक्ट खोला, कार में एकदम हीरो स्टाइल में बैठकर एक सेल्फी खींची और उन्हें सेंड कर दी। मैं उठ गया हूं जी। आज का दिन भी मेहनत और पसीना बहाने के नाम। उधर से रिप्लाई भी तुरंत आ गया, बेब अगर थोड़ा भी थक जाओ तो बस एक टेक्स्ट कर देना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इन शब्दों से एकदम दबंग वाइफ वाली वाइब आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा ऑफिस जाना बस टाइम पास और जिंदगी के मजे लेने के लिए है। फिर बढ़िया और बिंदास मूड के साथ मैं अपनी कंपनी पहुंच गया। फू येशिंग पहले से ही ऑफिस में अपनी उतरी हुई सूरत लेकर काफी परेशान और बेचैन बैठा था। आज कंपनी ने उस पर एक तरफा गाज गिराई थी। अगर वह अब भी किसी एक्टर को हिट नहीं करा पाया तो उसके अंडर के सारे आर्टिस्ट्स को बोरिया बिस्तर समेटकर भाड़ में जाना पड़ेगा। फू येशिंग ने बार बार दिमाग दौड़ाया। बाकी के कुछ लौंडे तो एकदम फुस और लल्लू निकले। दाएं बाएं सब जगह देखने के बाद इस वकर्स्त जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह बदकिस्मती से सिर्फ मैं, यानी दुआन चेन ही था। मेरी उस अड़ियल और जिद्दी हरकतों को याद करके फू येशिंग का सिर दर्द से फटने लगा और वह अपना माथा सहलाने लगा। हे भगवान, हे ईश्वर, बस जल्दी से लिन हाई की फिल्म क्रू का ऑडिशन खत्म करवा दो, ताकि दुआन चेन के दिमाग का यह भुतहा भूत उतरे और वह चुपचाप मेहनत करने पर ध्यान दे। फू येशिंग की गांड में जैसे कीड़े काट रहे थे, वह बार बार उठ बैठ रहा था। ठीक उसी पल उसे दरवाजे के बाहर किसी के बकबक करने की आवाज सुनाई दी। कल उस जनरल मैनेजर के साथ तेरी सेटिंग कैसी रही? क्या वह तुझसे खुश हुआ? तुझे कोई रोल वोल थमाया या नहीं? बोलने वाले टपूरी का नाम तांग फेयू था, जो फू येशिंग के साथ ही कंपनी में भर्ती हुआ था। तांग फेयू भी साला नया ही था, लेकिन उसने पहले ही एक एक्टर को थोड़ा बहुत फेमस करवा दिया था। फू येशिंग अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। किसी नए बंदे को रोल मिलने के दो ही रास्ते हैं। पहला, तगड़ा टैलेंट और सही जान पहचान, और दूसरा, गंदे और घटिया शॉर्टकट। कंपनी में जितने भी थोड़े बहुत नामी आर्टिस्ट थे, उन सबके पीछे किसी बड़े बाप की औलाद या गॉडफादर का हाथ था। फू येशिंग दुखी होकर अपनी ठोड़ी खुजाने लगा। दिमाग में आए इस घटिया ख्याल का एहसास होते ही फू येशिंग ने खुद को मन ही मन गाली दी। तू अपने फायदे के लिए दुआन चेन का करियर तबाह नहीं कर सकता। अचेन तो एक सच्चा और असली स्टार बनना चाहता है, जो सबके दिल पर राज करे। उससे अच्छा तो मैं खुद जाकर देखता हूं कि किसी फिल्म क्रू को एक्टर्स की जरूरत है या नहीं। नतीजा यह हुआ कि पूरे दफ्तर का चक्कर काटने के बाद जब वह वापस अपने केबिन में आया, तो उसने देखा कि मैं सोफे पर पालथी मारकर बड़े मजे से फोन में घुसा हुआ हूं। जैसे ही वह मेरे बगल में बैठा, वही हरामी तांग फ्रेयू दरवाजा धकेल कर अंदर घुसा। हम दोनों को वहां बेवकूफों की तरह बिना किसी काम के बैठा देखकर वह बेशर्मों की तरह हंसने लगा और ताना मारते हुए बोला, बताओ यार, इंसानों के बीच इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? एक ही कॉलेज से पढ़े हुए क्लासमेट्स हैं। मुझ जैसे नालायक स्टूडेंट ने तो झंडे गाड़ दिए, लेकिन हमारे वो महाज्ञानी टॉपर साहब कहाँ हैं? उनकी सक्सेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। फू येशिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन उसके पास पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अब अच्छे और घटिया स्टूडेंट के बीच का फर्क साफ दिख रहा था, है ना? एक असली समझदार इंसान कभी जरा सी कामयाबी पर उछलता नहीं है, और न ही दूसरों के सामने यूं चीप हरकतें करके औकात दिखाता है। मैंने बड़े आराम से अपने हाथ का चाय का कप टेबल पर रखा और मन ही मन अपनी ही तारीफ की। ही, मैं भी कितना शातिर दिमाग हूं यार। सेहत का ध्यान भी रख रहा हूं और लगे हाथ इस कुत्ते की बेइज्जती भी कर रहा हूं। फुयेशिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सच में मेरा बकवासी मुंह बंद कर देना चाहता था। क्या इस वक्त हम तांग फैयू जैसे सांड से पंगा ले सकते हैं? अगर कंपनी ने कोई एक्शन लिया, तो हम दोनों को ही सबसे पहले लात मारकर बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि उसके पास अकड़ दिखाने की ठोस वजह थी। तांग फैयू ने मुझे एक नीच नजर से देखा, फिर फू येशिंग की तरफ मुड़कर बोला, कहाँ गया वो टॉपर जो पहले हवा में उड़ता था? अब मेरे सामने चूहा बनकर बैठा हुआ है। साला देखकर कितना मजा आ रहा है। बेटा, ज्यादा खुश मत हो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज दिन तेरा है तो कल मेरा होगा। क्या पता बहुत जल्द जिन बातों पर तू आज उड़ रहा है, दूसरों की नजरों में उनकी कीमत 1 टके की भी न रहे। मैंने एक लंबी उबासी ली और मजे से अपना फोन नीचे रख दिया। फोन की स्क्रीन पर वह ऑनलाइन नॉवेल खुला हुआ था, जिसे मैं पढ़ रहा था। तो ठीक है,
मैं भी अपनी आंखें फाड़कर देखूंगा। जिस मैनेजर के सारे एक्टर्स एक से बढ़कर एक निठल्ले हों, भला वो कौन से झंडे गाड़ लेगा? तांग फैयू का थोबड़ा थोड़ा उतर गया। मेरी इस बेफिक्र और ठंडी हरकतों को देखकर वह आगे बोला, मेरे अंडर के एक्टर्स कम से कम मेहनत तो करते हैं। दिन रात एक्टिंग और इंडस्ट्री की समझ बढ़ाने में लगे रहते हैं। किसी और के एक्टर की तरह नहीं, जो इस टाइम भी नौटंकी की तरह नॉवेल पढ़ रहा हो। अब फू येशिंग से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बगल से तंज कसा, तेरे एक्टर्स एक्टिंग सीख रहे हैं या बिस्तर गर्म कर रहे हैं, ये बात तुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तांग फेयू ने गुस्से में फुंकार मारी और उलटे पैर बाहर निकल गया। साला अपने बाप के पैसों और जान पहचान पर ही तो उछल रहा है। फू येशिंग उसकी पीठ को घूरते हुए गालियां देने लगा। जिस दिन इसके आकाओं ने लात मारी, उस दिन यह सड़क के किनारे कचरा बनकर पड़ा मिलेगा। यह कहकर वह मेरी तरफ मुड़ा और ईमानदारी से सलाह देने लगा, दुआन चेन, अच्छा हुआ तू इसके चंगुल में नहीं फंसा, वरना यह तुझसे ऐसे काले काम करवाता कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। चुपचाप अपनी एक्टिंग सुधार और मेहनत कर, वरना इस लाइन में अच्छे रोल मिलना नामुमकिन है। हालांकि फुयेशिंग आखिरी बात मजाक में कह रहा था, लेकिन आधी बात बोलते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वह पत्थर बन गया। मैं सोफे पर पैर पसारे बैठा अपने हाथ में पकड़ी नॉवेल पढ़ रहा था और मेरी गर्दन पर एक हल्का लाल निशान साफ दिख रहा था, जो कल गलती से लग गया था। फू येशिंग की तो सांस ही अटक गई। तुआन चेन, सच सच बता, ये क्या बकवास है? कहीं तू किसी के साथ मुंह तो नहीं मार रहा? साफ साफ बता, ये लव बाइट किसकी है? मेरी गर्दन की तरफ इशारा करती उसकी उंगली धीरे धीरे नीचे गिर गई। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें फोन पर नॉवेल पढ़ने से बिल्कुल नहीं हटी। मुझे बेवकूफ मत बना, अपनी गर्दन का यह निशान देख साले। फू येशिंग ने ऐसा थोबड़ा बनाया जैसे कह रहा हो मैं अनपढ़ नहीं हूं, मुझे टोपी मत पहना। मैंने एक ठंडी सांस भरी। अरे भाई, मैं किसी एक रोल के पीछे नहीं भाग रहा। मैं तो रोल्स की पूरी दुकान और उस औरत के सच्चे दिल का शिकार करने निकला हूं। फू येशिंग को बुत बना देखकर मैंने बात आगे बढ़ाई। दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि मैं किसी ऐसी बड़ी हस्ती का हाथ पकड़ूं जो मेरी काबिलियत पहचाने, फिर अपनी जड़ें मजबूत करके एक एक करके सबको औकात दिखाऊं। फू येशिंग ने बगल में रखी मेज को कसकर पकड़ लिया। उसकी टांगें कांप रही थीं। दुआन चेन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता कौन है वो औरत? कहीं वो वही तो नहीं जो पिछली बार ट्रेंडिंग सर्च में छाई हुई थी और जिसकी खबर कोई हटा नहीं पाया था? वो तुझे क्या रोल देगी बे? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैंने साफ मना किया, क्या बात कर रहा है? तुझे लगता है वो औरत मेरी औकात के लायक भी है? फू येशिंग का रंग उड़ गया। तो क्या वो हमारी ही कंपनी की कोई बड़ी फीमेल अफसर है? फू येशिंग मन ही मन दिमाग चलाने लगा। दुआन चेन तो कहीं आता जाता नहीं, इसके जान पहचान वाले लोग भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। फिर यह कौन हो सकती है? मैंने दिमाग में हिसाब लगाया। मेरी शुई की इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। जब पार्टनरशिप है तो वो यहाँ की बॉस ही मानी जाएगी ना। इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हमारी मैनेजर? फू येशिंग ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। उसने फिर तुक्का मारा, तो क्या जनरल मैनेजर? मैंने फिर ना कहा। बिल्कुल नहीं। फू येशिंग का चेहरा अब डर से पीला पड़ने लगा था। कहीं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ तो नहीं? सीओओ भी नहीं थी। मैंने फिर सिर हिला दिया। फू येशिंग की तो धड़कन ही रुक गई। तो क्या वो हमारी सीईओ मैडम हैं? फू येशिंग की शक्ल देखने लायक थी। इन सब में से कोई नहीं थी। मैं तो गुशुई की असली हैसियत का अंदाजा लगा रहा था। साले, कहीं तू कंपनी की किसी शेयर होल्डर के साथ तो पंगा नहीं ले रहा? फू येशिंग की तो मेरी गर्दन के निशान से भी ज्यादा इस बात को सुनकर फट गई थी। अरे बाप रे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस टेबल के सहारे भी अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जल्दी से मुझे बेड दो बे। मुझे लेटना पड़ेगा, वरना मैं गिर पड़ूंगा। मैंने थोड़ा सोचा। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की कुर्सी भी मेरी शुई की हैसियत के सामने थोड़ी छोटी ही पड़ती है, लेकिन इससे बड़ा तो कोई पद होता नहीं। तो मैंने मजबूरन हाँ में सिर हिला दिया। फुयेशिंग के चेहरे के रंग बदलते रहे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अचेन, साले तू छुपा रुस्तम निकला। वैसे तो भीगी बिल्ली बना रहता है, लेकिन जब दांव खेला तो सीधा पूरे खानदान का पाप पकड़ लिया। फू येशिंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने खुद को तसल्ली दी, चलो छोड़ो, जो भी हो इस लौंडे ने कम से कम देश की सबसे भारी और मोटी टांग तो पकड़ ही ली है। मैंने आराम से फोन उठाया और दोबारा अपनी नॉवेल में घुस गया। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़े कुछ लौंडे अंदर घुस आए। फू भाई, मैंने नजर उठाकर देखा, ये चेहरे थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। फू येशिंग भी हैरान हुआ और त्योरिया चढ़ाकर बोला, तुम सब रिहर्सल रूम में प्रैक्टिस करने की जगह यहाँ क्या कर रहे हो?
ये सब उसी के अंडर काम करने वाले दूसरे छुपे हुए एक्टर्स थे। उन लॉन्डो ने बड़े घमंड से कहा, हम आज आपसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात करने आए हैं। फुयेशिंग ने अपने झटके को संभाला और तमीज से बोला, अभी कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल बाकी हैं। अगर अभी छोड़ोगे तो भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी और वो रकम तुम जैसे कंगालों के बस की बात नहीं है। अगर कोई एक्टर सुपरहिट होता तो फाइन की परवाह नहीं करता, लेकिन ये साले तो ऐसे नौसिखिए थे जिनका न कोई फैन था और न ही रत्ती भर टैलेंट। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने की? एक बदसूरत से लौंडे ने घटिया हंसी हंसते हुए कहा। मैंने मुंह बनाकर कहा, वो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा है। मुझे यह नाटक जाना पहचाना लग रहा था। सुना था एक तीसरी क्लास की घटिया कंपनी सबको उल्लू बनाकर अपनी तरफ खींच रही थी। काफी बेवकूफ उनके झांसे में आ चुके थे। शुक्र है कि उस वक्त मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैली हुई थी, वरना वो कुत्ते मुझे भी अपने जाल में फंसा लेते। मेरे भले के लिए इस पूरे कमरे में सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। तुझे बोलने का कोई हक नहीं। उस लौंडे ने मुझे नीच नजर से देखा। इस नाकाम मैनेजर की पूंछ पकड़कर तू कितना बड़ा स्टार बनेगा, मैं भी देखता हूँ। देखना, जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा तब भी तू 18वें ग्रेड का फ्लॉप एक्टर बनकर धक्के खा रहा होगा। फू येशिंग ये सुनकर दंग रह गया। इस चूतिए की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो फू येशिंग का हाथ छोड़ते ही यह सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा और सुपरस्टार बन जाएगा। पता नहीं कौन सा गांजा पीकर सपने देख रहा था। मैंने उस एक्टर को घूरते हुए कहा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जाना है तो दफा हो जा, कोई तेरा पैर नहीं पकड़ रहा। बस पेनल्टी का पूरा माल टेबल पर फेंक और जहां मरना है जाके मर। उस एक्टर ने अकड़ दिखाते हुए कहा, यही ठीक रहेगा। बस जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊं तो मेरे नाम की भीख मत मांगना और मीडिया के सामने मत बोलना कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता था। यह कहकर उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागज धड़ाम से टेबल पर पटक दिए। फू येशिंग ने देख लिया कि ये कुत्ते रुकने वाले नहीं हैं, तो उसने कागज उठाए और उन्हें सीधा एचआर डिपार्टमेंट ले गया। वहां साइन हुए, स्टैंप लगा और फाइन का पैसा जमा हुआ। पूरा काम चुटकी में निपट गया। फाइन की रकम देखकर फू येशिंग सोच में पड़ गया। इन कबाड़ियों ने आज तक कंपनी को 1 रुपए की कमाई नहीं कराई थी। कंपनी तो इन्हें लात मारकर निकालना चाहती थी, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से झेल रही थी। अब जब इन्होंने खुद फाइन देकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कंपनी वाले खुशी से नाच रहे थे। लेकिन इनके जाने के बाद डर यह था कि कंपनी फू येशिंग के सिर कुछ नए कचरे न मढ़ दे। उन बेवकूफों को रवाना करने के बाद फू येशिंग सड़े हुए मुंह के साथ वापस बैठ गया। आजकल इंडस्ट्री में सच में काबिल बंदे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर नए लौंडे आ भी गए तो वो भी इन्हीं की तरह थूक कर भागेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरे दिमाग में एक धांसू प्लान है। सुनेगा क्या? फू येशिंग कान खड़े करके सुनने के लिए तैयार हो गया। अगर तुझे मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो आज के बाद अकेला मैं ही तेरी 7 पीढ़ियों के ऐश का इंतजाम कर दूंगा। फुयेशिंग ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन दुआन चेन, मेरी कोई बड़ी पहुंच या सेटिंग्स नहीं है। मैं बस तेरे लिए काम ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। यह तेरी तरक्की के लिए बहुत बड़ा घाटा है। उसकी बात सही भी थी। कंपनी में यही दस्तूर था कि जैसे ही कोई एक्टर थोड़ा नाम कमाता, कंपनी उसे कोई बड़ा और चालाक मैनेजर थमा देती ताकि वो कोई गलती न करे। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के कड़वे अनुभवों के बाद मेरा इस कंपनी के किसी भी दल्ले पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया था। मैंने सिर हिलाया। फू, मैं भी तो एक नौसिखिया ही हूं, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। अगर तू तैयार है तो अभी नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं। फू येशिंग अपनी औकात जानता था। कोई भी एक्टर उसके साथ ऐसा पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता जब तक कि मैनेजर खुद बहुत बड़ा तोप ना हो। तुआन चेन के इरादे बहुत बड़े थे। क्या फू येशिंग सच में उसका साथ निभा पाएगा? लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के उसे बीच में ही रोक दिया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तू तैयार है या नहीं? मेरी आंखों में पक्का इरादा देखकर फू येशिंग ने तुरंत हाँ कर दी। चल ठीक है फिर, हमारी इस नई शुरुआत के नाम। फू येशिंग अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुआन चेन उस पर इतना अंधा भरोसा करता है। मैंने चैन की सांस ली। फू येशिंग में टैलेंट की कमी नहीं थी। कॉलेज में उसके रिकॉर्ड और अवार्ड्स देखकर यह बात साफ थी। बस उसमें एक ही कमी थी, वह पंगे लेने से डरता था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। मैं खड़ा हुआ और हाथ मिलाते हुए बोला, तो फिर पार्टनरशिप मुबारक। इसके बाद हम दोनों नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाने बाहर निकल गए। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी नजरें किसी से टकराईं। मैंने बिना कुछ कहे अपनी नाक खुजाई। फुयेशिंग ने फुर्ती दिखाई। उसने मुझे तुरंत अपने पीछे छुपाया और सामने वाले को इज्जत से विश किया। मैंने देखा कि कंपनी के कई बड़े अफसर पीछे खड़े थे। शायद सीईओ कु गुशुई के आने की खबर लीक हो गई थी,
इसलिए सब मक्खियों की तरह भिन-भिना रहे थे। गु खानदान की बड़ी बेटी वाकई एक बड़ा शिकार थी। उसकी चाटुकारिता करने वाले कुत्ते बहुत थे। यार बताओ, क्या सीईओ मैडम का पेट खराब है? उन्हें इस तरह कब्ज का मरीज बने कभी नहीं देखा। वरना वो इतनी देर तक वॉशरूम में क्या कर रही हैं? अफसरों की आवाज काफी साफ थी। कोने में खड़ा मैं अपना सिर दीवार पर मारने ही वाला था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घटिया लोग कोने में खड़े होकर गॉसिप कर रहे थे। क्या डॉक्टर को बुला ले? क्या सच में जरूरत है? यह सुनकर मेरी तो हंसी ही निकल गई। बेचारी इतनी महान और धाकड़ गुस्सुई को यह गधे पेट की मरीज समझ रहे थे। कितना फनी सीन था। जैसे ही गुस्सुई बाहर आई, अफसरों ने उसे घेर लिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वे मन ही मन सोच रहे थे, देखो भाई, बेचारी कितनी थक गई है पेट साफ करते करते। सीईओ मैडम, आप बहुत मेहनत करती हैं। मेरे पास कब्ज और सेहत के लिए एक नंबर की जड़ी बूटी वाली चाय है, मैं आपके लिए भिजवाता हूँ। एक चमचे अफसर ने तलवे चाटते हुए कहा। खुशहुई ने सोचा, आ चेन, तुआन चेन, आजकल बहुत देर तक जागता है, उसके लिए यह हर्बल टी बढ़िया रहेगी। तो उसने कहा, ठीक है, भेज देना। चमचे का तीर निशाने पर बैठ गया। वह अफसर तो खुशी से पागल हो गया। सब सोच रहे थे कि वाह भाई, क्या मक्खन लगाया है। एक ही डायलॉग में सीईओ मैडम को खुश कर दिया। मैं दरवाजा धकेलकर वापस ऑफिस आ गया। अचेन, क्या उन बड़े अफसरों में से तू किसी को जानता है? वरना तू अचानक मुंह मोड़कर क्यों चला गया? अब जब हम पार्टनर बन चुके थे, तो मैंने भी ज्यादा नखरे नहीं दिखाए और सीधे हाँ में सिर हिला दिया। फू येशिंग ने लंबी सांस ली। आज जो लोग आए थे उसमें मैडम गू को छोड़कर बाकी सब मेरे इस सीधे सादे दोस्त को खा ही जाते। मुझे नहीं पता था कि यह मैनेजर क्या खुराफात सोच रहा है, पर मेरा मूड एकदम मस्त था। मुझे खुश देखकर फू येशिंग बोला, अब अगर तू मन लगाकर काम करेगा, तो एक दिन सफलता तेरे कदम चूमेगी। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट थमाया ताकि मैं उसे ध्यान से पढूं, लेकिन मैंने तो पन्ने पलटे, पेन घुमाया और तुरंत दस्तखत ठोक दिए। फू येशिंग हक्का बक्का रह गया। दुआन चेन, तू कितना बेफिक्र है बे। तुझे डर नहीं लगता कि इसमें कोई झोल या गंदी शर्त लिखी हो सकती है? डर कैसा, जब तूने मेरे साथ काम करने का मन बना ही लिया है, तो तू अपना ही बंदा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस थमा दिया। फू येशिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने कहा, साइन हो गए। अब मैं थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ, जब ऑडिशन का दिन आए तो मेरा नाम डाल देना। मैंने अपना फोन दिखाया। फू येशिंग ने आंखें दिखाई। अबे टाइम देख, तू एक्टिंग सीखने के बजाय ये फालतू नॉवेल पढ़कर टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? मैंने सिर हिलाया। ये बुक डायरेक्टर लिन हाई की है। फिल्म की स्क्रिप्ट और असली किताब में फर्क होता है। मैं पहले ओरिजिनल कहानी समझना चाहता हूं ताकि ऑडिशन में झंडे गाड़ सकूं। मैं फोन पर पन्ने पलटता रहा। इस बुक का राइटर वाकई तगड़ा था। कहानी की दुनिया, उसके रूल्स और कैरेक्टर्स बड़े ही कमाल के लिखे गए थे। फू येशिंग को देर से बात समझ आई। वह बोला, ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ और स्क्रिप्ट्स ढूंढता हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ, अरे तेरी की, आज पूरे दिन यह दुआन चेन मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। पहले तो यह मेरी हर बात मानता था, पर अब इसका अपना दिमाग चलने लगा है। चलो, बुढ़ापे में थोड़ा सुकून मिला। वहां बैठे बैठे मुझे नॉवेल बोरिंग लगने लगी। भाई, मैं तो मरने के बाद हजारों अलग अलग दुनिया में टास्क पूरे करके आया हूं। मैंने जो जो कांड देखे हैं, उनके सामने यह कहानी तो बच्चों का खेल थी। मैंने फोन स्क्रॉल किया। आजकल के सारे वेब नॉवेल्स एक ही घिसे पिटे सांचे में बने हैं। सबकी कहानी सेम ही होती है। बस कभी कभी कोई नई और अतरंगी कहानी आती है जो रातों रात छा जाती है। मैंने अपनी जेब का बैलेंस चेक किया। क्यों ना मैं खुद ही कुछ लिख डालूं। मैंने कंप्यूटर चालू किया, एक वेबसाइट खोली, दो चार चैप्टर टाइप करके पब्लिश किए और कंप्यूटर बंद कर दिया। पिछली जिंदगी में इस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपने उस शराबी बाप की सेवा कर रहा होता, जिसका पेट सड़ चुका था। हाँ, दुआन हवेली में मेरा कुछ सामान पड़ा है, उसे वापस लाना पड़ेगा। मैं चुपचाप ऑफिस से निकला और टैक्स पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। मेरा बाप दुआन मोतियान दिखावे का बहुत भूखा था, इसलिए वह हॉस्पिटल के सबसे महंगे वीआईपी रूम में भर्ती था, जहां उसके तलवे चाटने के लिए स्पेशल नर्स रखी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और सीधा अंदर घुस गया। अचेन, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में तेरे लिए कितना तड़प रहा था। मुझे डर था कि वो डायन तेरे साथ कुछ गलत न कर दे। मुझे देखते ही दुआन मोतियान ने नौटंकी शुरू कर दी और आंखों में झूठे आंसू ले आया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी यह सड़ी हुई एक्टिंग देख मुस्कुरा रहा था। मुझे सब पता था।
मेरे अंदर आने से पहले यह साला नर्स के सामने अपनी झूठी शेखी बखार रहा था। अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी वाला बेवकूफ तुआन चेन होता तो भागकर उसके पैर पकड़ लेता। यह सोचकर मैंने भी चेहरे पर झूठा पछतावा बनाया और आगे बढ़ा। पापा, देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा तो हूं। तुआन मोतियान मेरे चेहरे का हाल पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सिर्फ मेरी झूठी बेचारगी दिखी। उसने मेरा हाथ थपथपाया। मैं तो बस तेरी फिक्र कर रहा था ना। अचानक उसने अपना सीना पकड़ा और खांसने का नाटक करने लगा। शराब पी पीकर उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। मैंने तुरंत ऐसा मुंह बनाया जैसे दुनिया का सारा पाप मैंने ही किया हो। मेरी गलती है पापा, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। आपकी तबीयत मेरी वजह से बिगड़ गई। यह कहकर मैंने एक बैंक कार्ड निकाला। पापा, इसमें थोड़े पैसे हैं, इससे अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। तुआन मोतियान को सुकून मिला। मुझे पता था यह नाम का बेटा मेरे आगे ही झुकेगा। इसे अभी भी कुछ नहीं पता। मेरे हाथ में कार्ड देखकर उसकी आंखों में हरामखोरी और नीचता चमकी, पर झूठा प्यार दिखाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? तू अपनी छोटी मोटी कमाई अपने पास ही रख। वह सोच रहा था कि इस कार्ड में मुश्किल से 20-30 हजार होंगे। काम शुरू करने के बाद से इस लौंडे ने घर पर एक डेला नहीं दिया था। वह सोच रहा था कि नर्स के सामने थोड़ा मना करने का नाटक करे, फिर पैसे जेब में डाले। लेकिन तभी मैंने पासा पलट दिया। सही बात है, हमारा दुआन खानदान तो अरबपति है। आपको भला मेरे इन चिल्लरों की क्या जरूरत? मैंने एक ठंडी सांस ली और कार्ड वापस अपनी जेब में ठूंस लिया। तो फिर मैं इसे वापस रख लेता हूं। दुआन मोतियान का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर दुआन, आपका बेटा कितना संस्कारी है। छोटे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, साहब जल्द ठीक हो जाएंगे। पास खड़ी नर्स इमोशनल हो गई। तुआन मोतियान का हलक सूख गया और वह जबरदस्ती हंसने लगा। पापा, आपकी सेवा के लिए तो यहाँ बहुत लोग हैं, मेरी जरूरत नहीं है। क्या आज रात मैं अपने पुराने घर चला जाऊं? मैंने नौकरों की तरह गिड़गिड़ाने की एक्टिंग की। तुआन मोतियान की बांछें खिल गईं। हाँ हाँ, बिल्कुल जा, वो भी तेरा ही घर है। वह मन ही मन सोच रहा था कि गार्ड्स को बोलकर इसे घर में बंद करवा दूंगा, ताकि ये बाहर न भाग सके। मैंने खुशी से सिर हिलाया, नीचे गया और टैक्सी पकड़कर दुआन हवेली पहुंच गया। उस आलीशान महल जैसी हवेली को देखकर, जहां गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज खड़ी थी, आम लोग जल भुन जाते। पर मेरे मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पुरानी जिंदगियों में तो मैं राजा महाराजाओं के महलों में ऐश कर चुका था। मैंने शान से दरवाजा धकेला और अंदर घुसा। गेट पर खड़ा नौकर हैरान रह गया। आज सूरज पश्चिम से कैसे उगा? ये दब्बू लौंडा आज इतना हीरो बनकर क्यों घूम रहा है? हाउसकीपर ने मुझे देखा और बिना किसी इज्जत के हल्का सा सिर हिलाया। छोटे मालिक, साला मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रहा था। नौकर ने आंखें फाड़कर देखा कि जो अभी राजा की तरह आया था, वह अचानक भीगी बिल्ली बन गया। मैं मैं तो बस अपना थोड़ा सामान लेने आया था। मैंने सिर झुकाकर बेचारगी का नाटक किया। हाँ ठीक है, हाउसकीपर ने कहा। पीछे खड़े नौकर ने थूका, साला नौटंकी। लगा था बाहर रहकर थोड़ा मर्द बना होगा, पर निकला वही फट्टू का पट्टू। मैं अंदर गया। हाउसकीपर की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं, मुझे साहब का ध्यान रखना है। वह मेरी बात सुने बिना उलटे पैर चल दिया। फ्रिज में खाना पड़ा है, भूख लगे तो किचन में जाकर खुद बना लेना। यह सुनकर मैंने उस बुढ़े को देखा। फ्रिज में कच्चा सामान कहां से आएगा, जब तुआन हवेली में रोज ताजा खाना बनता था। तभी किचन से शेफ 2 प्लेटों में महंगे ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर लेकर निकला। मेरा बाप तो बीमार था, वो ये भारी सी फूड कैसे ठूस सकता था? मैंने अपनी आंखें छोटी करके उन दोनों प्लेटों को ताड़ा। हाउसकीपर ने शेफ से कहा, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये माल तू ही ठूस ले। शेफ की तो बांछें खिल गईं और वह हाँ हाँ करने लगा। दुआन खानदान का असली वारिस होकर मुझे सूखी रोटी के लिए रसोई में सड़ना पड़ रहा था, और नौकर लोग हजारों के ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर दबा रहे थे। ये तो बुढ़े हाउसकीपर की रोज की अय्याशी थी। पिछली जिंदगी में जब मेरे साथ ये कुत्ते जैसा बर्ताव होता था, तो दुआन मोतियान कहता था, आदत डाल ले। अब समझ आया कि वह हरामी मुझे शुरू से ही दबा कर रखना चाहता था। लेकिन यह हाउसकीपर तो आखिर एक भाड़े का नौकर ही था ना। मैं इस घर का मालिक था। क्या इन सालों को लगा कि मुझे गुस्सा करना नहीं आता? मैंने उस बूढ़े चूतिए को देखा जो सिर पर चढ़ रहा था, और पूछा कि यह महंगा माल किसके पैसों से आया है। शेफ डर गया और बोला, सामान खरीदने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है, यानी ये सारा माल तुआन परिवार के पैसों से आया था।
हाउसकीपर का मुंह सड़ गया। शेफ समझ गया कि उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने अपनी जबान बंद कर ली। मैं आगे बढ़ा और लॉबस्टर की प्लेटों को देखा। ये हाउसकीपर कब से दुआन खानदान का दामाद बन गया बे। मालिक के पैसों पर इतनी बड़ी बड़ी डकारें मारी जा रही हैं। मुझे ये सब पहले से पता था। पिछली जिंदगी में जब मुझे इस घर में कैद रखा जाता था, तब ये हाउसकीपर अपने लिए महंगे महंगे खाने बनवाता था और मुझे एकाध बार ही जूठन मिलती थी। साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ दशकों से काम कर रहा हूँ। भले ही तुम साहब के बेटे हो, पर तुम्हारी औकात अब भी इस घर में कुछ भी नहीं है। अरे वाह, तू तो बड़ा तोप निकला बे। हर दूसरे दिन हजारों का माल उड़ा रहा है और अकड़ दिखा रहा है। हद है यार, इस घर का चिराग होकर मुझे भूखा मरना पड़ रहा है और नौकर खुद को मालिक समझ रहे हैं। बाहर वाले देखेंगे तो कहेंगे कि मैं इस घर का वारिस नहीं, कोई कुत्ता हूँ। हाउसकीपर शेफ से लॉबस्टर बनवा कर ठूंस रहा है और मुझे मैगी उबालकर खानी पड़ रही है, वो भी बिना सब्जी और बिना अंडे के। कम से कम एक अंडा तो छोड़ देते चूतियों। प्लेट पकड़े शेफ की तो हवा निकल गई। छोटे मालिक, आप ही खा लीजिए ना, हमें नहीं पता था कि आप आ जाएंगे, वरना हम आपके लिए ही रखते। उधर हाउसकीपर मेरी इस नई अक्कड़ को देखकर घूरता रहा। साला बड़ा चालू बन रहा है। अच्छा, तो जो कचरा हाउसकीपर नहीं खाएगा वो मुझे मिलेगा। तुम लोग मेरी बहुत इज्जत करते हो यार। मैंने आंखें चमकाई, आगे बढ़ा और लॉबस्टर की प्लेट छीन ली। शेफ ने राहत की सांस ली और अपनी कलाई सहलाई। हाउसकीपर के चेहरे पर वही पुरानी नीच मुस्कान आ गई। सोच रहा था कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर आखिर में हमारी बची हुई जूठन ही तो खा रहा है। मैंने उन दोनों गधों को देखा और एक सीटी मारी। एक कुत्ता, गोल्डन रिट्रीवर, भागता हुआ आया। मैंने वह हजारों का लॉबस्टर सीधा जमीन पर कुत्ते के आगे फेंक दिया। मैंने झुककर कुत्ते का सिर सहलाया। हाउसकीपर का थोबड़ा काला पड़ गया। मैंने घूरते हुए कहा, क्यों बे, तेरी क्यों जल रही है? पैसा तो मेरे बाप का ही लगा है ना। मैं इस खाने का जो मर्जी करूं। मैं इस घर का मालिक हूं। क्या मैं इतना भी फैसला नहीं ले सकता? तो जैसे भाड़े के टट्टू की औकात है मुझे सिखाने की। हाउसकीपर गुस्से से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लौंडा अभी भीगी बिल्ली बना हुआ था, वो अचानक इतना बड़ा दादा कैसे बन गया। मैंने टेबल पर टांगे फैलाई, नवाबी अंदाज में बैठ गया और हुक्म दिया, चल बे, मेरे लिए कड़क खाना बना। मुझे भूख लगी है। सूखी सादी बकवास मत लाना। मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। तभी मेरी गर्दन का वह लव बाइट वाला निशान साफ दिखने लगा। हाउसकीपर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मन ही मन सोचने लगा, आज ये इतना उड़ क्यों रहा है? क्या बाहर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाकर बड़ा आदमी बन गया है? इसे लगता है इसे कोई रोक नहीं सकता। बेटा, कुछ दिन की चांदनी है। जब वो औरत लात मारेगी तो फिर यहीं आकर गिड़गिड़ाएगा। शेफ वहां खड़ा हाउसकीपर का मुंह ताक रहा था। जब तक बुढ़ा इशारा न करे, उसकी हिलने की हिम्मत नहीं थी। लगता है मुझे अपने बाप को फोन घुमाना पड़ेगा। क्या अपने ही घर में मैं एक नौकर को हुक्म भी नहीं दे सकता? अबे ओए, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा जल्दी छोटे मालिक का खाना बना। हाउसकीपर ने डर कर शेफ पर गुस्सा उच्चारा। मैंने बोर होकर अपना फोन निकाल लिया। हाउसकीपर सोच रहा था कि अगर यह बात मालिक तक गई तो मेरी ही लंका लगेगी, इसलिए चुपचाप सह लेना ही बेहतर है। मैंने हंसते हुए फोन रखा और बड़े कमीने अंदाज में बोला, सीधे सीधे बात समझ नहीं आती क्या? फालतू में मेरा 1 मेगाबाइट डेटा बर्बाद करा दिया। हाउसकीपर, शाम को इसके पैसे मुझे गूगल पे कर देना। बुढ़े का थोबड़ा और सड़ा हुआ दिखने लगा। मैं सीधा अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। पिछली जिंदगी में भले ही मैं यहां नहीं रहा, पर मुझे एक एक कोने का पता था। दूसरी मंजिल पर खिड़की वाला कमरा, जहां से मस्त नजारा दिखता था। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहने वाला सबसे बेस्ट कमरा। मैंने दरवाजा खोला। कमरे में आलीशान सोफा, प्रोजेक्टर, महंगे एंटीक शो पीस और लकड़ी का पलंग लगा था। वाह, बाप ने अपने प्यारे बेटे के लिए क्या मस्त कमरा सजाया है। मैंने बेवकूफ बनने का नाटक किया और एक कीमती एंटीक गमले को उठाकर देखा। वाह, कितना सुंदर गमला है। और फिर उसे जानबूझकर मेज के एकदम कोने पर टिका दिया। हाउसकीपर पीछे पीछे आ गया। मुझे लाखों का कीमती हार उठाते देख उसकी सांसें अटक गईं। छोटे मालिक, उसे मत छूना। साहब अपनी जान से ज्यादा इन एंटीक्स को प्यार करते हैं। अगर जरा सा भी खरोंच आया तो वो आपकी खाल खींच लेंगे। मैंने बेवकूफ बनकर पूछा, इसकी बात कर रहा है? हाउसकीपर उसे छीनने के लिए भागा, लेकिन घबराहट में उसका पैर मेज के कोने से टकरा गया। वही गमला जो मैंने कोने पर रखा था,
धड़ाम से नीचे गिरा और उसके हजारों टुकड़े हो गए। हाउसकीपर की सांसें थम गईं। मैंने बड़े प्यार से हार को वापस रखा और झूठा दुख जताते हुए बोल, अरे रे, इतना सुंदर गमला टूट गया। हाउसकीपर, तू कितना भोंदू और लापरवाह है यार। हाउसकीपर के बदन से ठंडा पसीना छूटने लगा। इस पूरे कमरे में सबसे कीमती वही गमला था, जिसे मेरा बाप मेहमानों के सामने दिखाकर फुलता नहीं समाता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुमने इसे छेड़ा ना होता तो ये कभी नहीं टूटता। हाउसकीपर घबरा गया। आखिर साला खुद भी प्रेसिडेंट के गुस्से की लपेट में आने से डर रहा था। आपकी बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। ये मेरा कमरा है। इसके अंदर की सारी चीजें नेचुरली मेरी हैं। क्या अपनी ही चीजों को हाथ लगाना गलत है? मैंने चेहरे पर पूरा शक लाते हुए कहा और कैजुअली उंगली में अंगूठी घुमाने लगा। और वैसे भी अगर तुम दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इसे मत छुओ कह देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। पर तुम खुद भागते हुए आए, फूलदान तोड़ा और अब इसका इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। मैंने एक हल्की हंसी हंसी और खुद को पूरी तरह बेकसूर साबित कर दिया। हाउसकीपर को लगा जैसे उसके कलेजे पर सांप लौट गया हो। मैंने लापरवाही से चारों तरफ देखा और भौहें सिकोड़कर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे इस कमरे में पहले भी कोई रह चुका है? कहीं वो तुम तो नहीं? आखिर शेफ भी तुम्हारे ही इशारों पर नाचता है और मेरी एक नहीं सुनता, तो तुम्हारा यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं लगती। हाउसकीपर पूरी तरह घबरा गया। मुद्दुआ चेन की यह जुबान सच में बड़ी जहरीली थी। अगर प्रेसिडेंट दुआ ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया तो इस कमीने का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वैसे तो मेरा इरादा आज रात यहीं रुकने का था, लेकिन ये सब देखकर लगता है कि मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या मैं अपना बचा कुचा सामान कंपनी के अपार्टमेंट में ले जाऊं? मैंने अपने इर्द गिर्द खड़े लंबे चौड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स के घेरे को देखा। हाउसकीपर, तुम यहाँ थोड़ा बेईमान बन रहे हो। इतने सारे लोगों से मुझे घेर कर रोकने का क्या मतलब है? मैंने हाउसकीपर की तरफ सर घुमाया, जैसे मुझे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। हाँ, 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 यंग मास्टर, आप तो जानते ही हैं, मैं तो बस एक मामूली नौकर हूँ। अपने दिल में साला हाउसकीपर दुआ मना रहा था कि प्रेसिडेंट दुआ वापस आ जाएं, उसकी वफादारी देखें और उसकी इस हरकत को माफ कर दें। मैंने वैसा कोई डर नहीं दिखाया जैसा सब सोच रहे थे, बल्कि अपना फोन निकाला और कॉल मिला दिया। यहां तक कि स्पीकर फोन भी ऑन कर दिया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मेरा वो अकड़ू और जालिम अंदाज धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक बेबसी आ गई। क्या ये बेवकूफ हाउसकीपर सोच रहा था कि मैं अपने बाप को मदद के लिए फोन कर रहा हूं? भला सी ई ओ गू के पास इस वक्त मुझ पर ध्यान देने का टाइम कहां? आखिरकार मुझे यहां बंद रखना प्रेसिडेंट दुआ की ही तो चाल थी। हाउसकीपर के चेहरे पर एक कमीनी जीत की मुस्कान आ गई। मैंने गिड़गिड़ाती आंखों से हाउसकीपर की तरफ देखा। मैं अपने पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ओके? हम कह देंगे कि यह सब दाई हुआंग ने किया है। कंपनी में काम है। क्या तुम लोग थोड़ा हटोगे ताकि मैं जा सकूं? मुझे लगा कहीं मेरी एक्टिंग फीकी ना पड़ जाए, तो मैंने अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काट ली। बस फिर क्या था, आंखों से तुरंत टप टप आंसू बहने लगे। यंग मास्टर, मुझे माफ कीजिएगा। आपको इस दौरान और मुसीबत खड़ी करने से रोकने के लिए मेहरबानी करके गेस्ट रूम में आराम फरमाइए। हाउसकीपर ने बॉडीगार्ड्स को आगे बढ़ने का इशारा किया। साला एकदम विलेन की तरह सीना तान कर खड़ा था। मैंने दोबारा कॉल लगाया। इस बार जानबूझकर स्पीकर फोन ऑन नहीं किया। दूसरी तरफ से तुरंत फोन उठा लिया गया। मेरी आवाज में हद से ज्यादा बेबसी थी। क्या हमने पिछली बार साथ में पीने का प्लान नहीं बनाया था? मेरे घर आ जाओ मुझे पिक करने, मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा। कुशुई ने हल्के से होंठ दबाए। ठीक है, और उसने सीधे फोन काट दिया। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी चाल में साफ खुशी झलक रही थी। फिर मुझे उसी पुरानी जानी पहचानी गेस्ट रूम में ले जाया गया। मेरे टखने में न जाने किस पल सोने की एक भारी जंजीर बांध दी गई थी। मुझे अचानक यह सब बड़ा मजाकिया लगा। सब कुछ बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह घट रहा था। लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा बेफिक्र था। शायद इसलिए क्योंकि गुशुई मेरे साथ थी। मेरी झुकी हुई हालत देखकर हाउसकीपर ने ठंडी सांस ली और बाहर से कुंडी ठोक दी। मैंने आराम से अपनी जेबों से नमकीन और स्नैक्स के पैकेट निकाले और चटकारे लेकर खाने लगा। रिबॉर्न होने के बाद से मैंने ये सब नहीं खाया था। सच में काफी स्वादिष्ट थे। पिछली जिंदगी में मेरा पेट हमेशा खराब रहता था और डॉक्टर ने ऐसी चीजों को हाथ लगाने से भी मना किया था। खैर, मुझे ये सब थोड़ा कम ही खाना चाहिए। मेरी आंखों में पछतावे की एक झलक आई और मैंने मौके का फायदा उठाकर कमरे का मुआयना किया। चलो, फिर से इसी पुराने कमरे में मेहमान बना दिया गया।
लेकिन यह खातिरदारी मेरी शुई के बनाए कमरे जितनी आलीशान नहीं थी। ये सोचते ही मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। लो, फिर से बंद हो गया। खुशकिस्मती से इस बार कोई मुझे बचाने आ रहा था। मैंने एक हल्की सी दुख भरी सांस ली। तभी अचानक बाहर से भारी और एक ताल में आते कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत स्नैक्स का ढेर बिस्तर के नीचे ठूंसा और अपनी अगली एक्टिंग शुरू करने की तैयारी कर ली। एक बेचारगी से भरी मासूम व्हाइट लिली बनने की। हाउसकीपर प्रेसिडेंट दुआ को फोन करके पूरी रिपोर्ट देने ही वाला था कि बाहर शोर सुनकर तुरंत दौड़ता हुआ गया। बॉडीगार्ड्स का एक काला सा हुजूम एक औरत को एस्कॉर्ट करते हुए अंदर आ रहा था। उसकी हाई हील्स की आवाज ही माहौल में एक अलग दहशत पैदा कर रही थी। पहली ही नजर में साफ दिख रहा था कि आने वाली बंदी के इरादे नेक नहीं है। कौन हो तुम? कू शुई के कदम रुक गए। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे आए। उनकी दबंगई देखकर हाउसकीपर के पसीने छूट गए। हाथ कमर पर थे और आंखें सीधे हाउसकीपर पर टिकी थीं। बाप रे बाप! हाउसकीपर का दिमाग सुन्न हो गया। ये किस किस्म के गुंडे हैं? दुआ फैमिली ने आखिर किससे दुश्मनी मोल ले ली? अरे मुझे मत घसीटो। मैं तो बस तनख्वाह पर पलने वाला एक मामूली हाउसकीपर हूँ। आस-पास के नौकरों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मुसीबत उनके गले पड़ जाती, तो लेने के देने पड़ जाते। आखिरकार उसका तेवर देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कोई ऐरी-गैरी औरत नहीं है। कुशवी ने हाउसकीपर को घास तक नहीं डाली और सीधे गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। मुझे वहां ना पाकर उसके चेहरे का गुस्सा और गहरा गया। तभी दरवाजे पर जोर-जोर से खटखटाने की आवाज आई और साथ ही एक घबराई हुई मर्दानी आवाज गूंजी। शुई, क्या तुम हो? आवाज सुनते ही गू शुई उस तरफ बढ़ी। उसके रुतबे के आगे हाउसकीपर दुम दबाकर पीछे पीछे चलने लगा। उसके पास आने की आहट पाकर मैंने जानबूझकर पैर की जंजीर को खनखनाया। शुई, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? हाँ, मैं हूँ अचेन। थोड़ा पीछे हट जाओ, दरवाजे से दूर रहो। मैंने तुरंत उसकी बात मानी। बॉडीगार्ड्स ने सीधे औजारों से कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। क्या तुम्हें दुआ फैमिली के बदले से डर नहीं लगता? यह सुनकर गुशुई हल्के से हंसी। तुम्हारी बातें सच में हंसाने वाली हैं। क्या चेन को यहाँ बिना किसी वजह के गैर कानूनी तरीके से बंद नहीं रखा गया है? उसने कमरे में बंद मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक बर्फीला गुस्सा तैर गया। मेरे सिवा किसी को भी आज चेन को परेशान करने की इजाजत नहीं है। हाउसकीपर काफी देर तक हक्का बक्का खड़ा रहा। सामने खड़ी इस औरत का खौफ उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। क्या यह औरत अपनी जान से हाथ धोना चाहती है? मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं शुई कुछ ज्यादा ही कड़ा कदम न उठा ले। नहीं नहीं, मैं तो एक सीधा साधा कानून मानने वाला नागरिक हूं। मेरी शुई भी यकीनन मेरी तरह ही होगी। शुई, मैंने धीरे से पुकारा। कुछ शुई होश में आई, अंदर कदम रखा और मेरी बिखरी हुई हालत को देखने लगी। यह ताला नहीं खुल रहा है। मैंने सीधे सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल दिया। जब मैं क्विक ट्रांसफर माइग्रेशन के टास्क करता था, तब मैंने इस किस्म की जंजीरों पर खास रिसर्च की थी। ऐसे ताले तो क्या, अगर मुझे खुद नया ताला बनाने को कहा जाता तो भी मुश्किल नहीं था। हे, आखिर अपनी शुई को सुपर हीरोइन बनने का मौका भी तो देना था। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स बड़े समझदार निकले। उन्होंने हाउसकीपर को घसीटकर आगे किया ताकि वो ताला खोले। हाउसकीपर डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। चाबी, चाबी मेरे पास नहीं है। मैं इसे नहीं खोल सकता। अगर नहीं है, तो इसे जोर से तोड़ने की कोशिश करो। मैं कोई पहलवान नहीं हूं। ये जंजीर ऐसे नहीं टूटने वाली। खुशुई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में छपी कातिलाना मुस्कान देखकर मेरी रूह कांप गई, जिसे वो छुपा भी नहीं पाई थी। क्या मैं अभी थोड़ा ज्यादा ही खूंखार हो गई थी? लगता है आज चेन मुझसे थोड़ा डर गया है। खुशुई ने मन ही मन सोचा। आज चेन, इधर आओ। और मैं शरीफों की तरह उसके पास चला गया। आज चेन, आज शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मुझे इतना उतावला नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें यूं बंद देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। वैसे तो मैं बहुत अच्छी लड़की हूं। क्या यह सच में गो फैमिली की वही रुतबेदार बड़ी बेटी है? मैंने मासूमियत से सिर हिलाने का नाटक किया। शुई तो सबसे सीधी सादी है, मुझे हमेशा से पता है। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। सच में? तुम्हें किस कोण से यह सीधी सादी औरत लगती है? कुशुई ने खुशी से गर्दन हिलाई। मैं बत्ती सी दिखाकर हंसा। मुझे पता है शुई ने जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया। बॉडीगार्ड्स हमारे इस अनोखे रिश्ते को देखकर अजीब मुंह बनाने लगे। माफ करना भाई, तुम दोनों में से असली पागल कौन है? मैंने अपने पैरों की तरफ देखा और एक सीटी बजाई।
दाई हुआंग गेस्ट रूम से भागा भागा आया और मेरे चक्कर काटने लगा। मैं हंसा और उसके सिर को थपथपाया, फिर अपने पैर की तरफ उंगली दिखाई। दाई हुआंग तुरंत समझ गया। उसने अपना मुंह खोला और जंजीर को चबाकर एक झटके में तोड़ दिया। फिर वो बड़े ताज्जुब से फर्श पर पड़ी जंजीर को देखने लगा। कुत्ते के छोटे से दिमाग में कई सवाल तैरने लगे। यह तो बिल्कुल वैसी ही जंजीर है जिससे मुझे बांधा जाता है। क्या यह इंसान भी इस घर का कोई फालतू पालतू जानवर है? अरे भाई, अब तू आजाद है। मैंने बड़े गर्व से गुशुई की तरफ देखा। गुशुई की बांछें खिल गईं और उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे गले लगा लिया। गाड़ी चला रहे बॉडीगार्ड ने समझदारी दिखाते हुए बीच का पर्दा नीचे गिरा दिया। गुशुई ने एक ठंडी सांस भरी। आचैन, तुम वापस दुआ फैमिली के पास क्यों गए थे? उसके बगल में बैठते ही मेरा चेहरा उतर गया। दुआ फैमिली में मेरी कुछ चीजें छूट गई थीं जिन्हें मैं वापस नहीं ला पाया था। और तुम्हें क्या बताऊं, घर का वो कमीना हाउसकीपर हद से ज्यादा सिर चढ़ा निकला। उसने मुझसे खुद मैगी बनवा कर खिलवाई और खुद साला ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर दबा रहा था। उसके बाद उसने मुझे बंद भी कर दिया। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिश्ते की खबर दुआ फैमिली को लगे, वरना तुम्हारे लिए बेवजह मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने एक दुखी चेहरा बनाया। मेरी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूं। जब बात तुमसे जुड़ी हो तो उसे कभी मुसीबत नहीं कहते। वैसे भी उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को गैर कानूनी तरीके से बंद करने की? यह तो सीधा कानून तोड़ना है। कुशुई ने शांति से कहा। मैं उसके दिल की बात समझता था, इसलिए तुरंत बोला, कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम भी कुछ मत करना, इससे तुम्हारी साख पर असर पड़ेगा। मैंने उसका छोटा सा हाथ थाम लिया और हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं। हम यूं ही एक दूसरे के साथ खुश थे। हमारी कसी हुई गिरफ्त देखकर कुशुई की आंखें खुशी से चमक उठी। चेन सच में बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। अभी कुछ देर पहले यह बिल्कुल नहीं डरा था, फिर भी मेरे सामने डरने की नौटंकी कर रहा था। यहां तक कि इसके होंठों के कोने पर लगे स्नैक्स के टुकड़े तक साफ नहीं हुए थे। यह बदमाश बस चाहता है कि मैं इस पर तरस खाऊं। अब क्या किया जाए? जब प्यार ही इसे बेइंतहा करती हूं तो। कुगु शुई ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाकर मेरे होंठों के कोने से स्नैक्स के टुकड़े पोंछ दिए। पहले मेरी दुनिया बहुत ठंडी और अंधेरी थी, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। मैंने थोड़ा उलझन में उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या मैंने अभी कुछ गलत कह दिया? गाड़ी वापस गु मेंशन पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म करके जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, नाइट गाउन में खड़ी औरत पर मेरी नजर पड़ी। मैंने सूखी थूक निकली। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। चैन, क्या तुम भागने की फिराक में हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ही ना कह रहे हो तो ठीक है। आज मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, तुम्हें मुझे ढंग से मनाना पड़ेगा। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और मेरे बगल में कोई नहीं था। कुशुई अपने काम में बेहद बिजी रहती थी। आखिरकार उसे अकेले ही पूरी विशाल कंपनी का बोझ संभालना था, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं सोई और सीधे ऑफिस के काम निपटाने चली गई। मुझे अभी भी खुद पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने अलमारी खोली, काले कपड़ों का एक जोड़ा निकाला, फिर चुपके से खिड़की से बाहर छलांग लगाई। गश्त लगा रहे गार्ड्स से बचते हुए खामोशी से दुआ हाउस पहुंचा और हाउसकीपर के बेडरूम की खिड़की पर हल्की सी दस्तक दी। हाउसकीपर हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कैजुअली हाथ हिलाकर उसे हेलो कहा। कौन है? तुम तुम क्या चाहते हो? मैंने बिना किसी भावना के उसे देखा। मैं आज दिन में हुई बात के बारे में सोच रहा था। इसे बाहर लीक होने से कैसे रोका जाए? हाउसकीपर तुरंत मेरी बात का मतलब समझ गया। छोटे मालिक, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस बारे में किसी से एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दीजिए। हाउसकीपर को यूं भीख मांगते देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं सीधे खिलखिला पड़ा। बिस्तर पर पड़े उस बूढ़े हाउसकीपर को देखकर मैं मुस्कुराया। क्यों हाउसकीपर, अभी तुम्हारी हालत सच में बड़ी तरस खाने लायक लग रही है। मुझे अनजाने में अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। जब मैं कैंसर से अस्पताल में भर्ती था, तो यही हरामी हाउसकीपर मेरे लिए बचा कुचा झूठा खाना लाता था और मुझे खाने देने के बजाय उसे नाली में फेंक देता था। उस वक्त जो बातें उसने कही थीं, बिल्कुल आज जैसी ही थीं। हाउसकीपर थर थर कांपने लगा। छोटे मालिक, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो बस हुक्म का गुलाम था। हर गुनाह का एक हिसाब होता है। मैंने अपनी भौहें उठाई। हाउसकीपर ली, मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो। बूढ़े हाउसकीपर का खौफजदा चेहरा देखकर मैंने बात जारी रखी। लेकिन घबराओ मत,
मुझ जैसे भले इंसान के हाथों तुम्हारा खून कैसे हो सकता है? क्यों? सही कहा ना? मैंने एक सांस छोड़ी और फुर्ती से उसकी कलाई पर दांव मारकर उसे सुन्न कर दिया। हाउसकीपर का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसका फोन हाथ से छूटकर गिर पड़ा। हाउसकीपर ली तड़पते हुए गिड़गिड़ाया, छोटे मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा कि यह सब किसने करवाया था। मैंने एक उंगली उठाकर हिलाई। ना, 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 असली मास्टरमाइंड कौन है? मैं खुद पता लगा लूंगा, ताकि तुम आगे कोई रायता ना फैला सको, इसलिए सॉरी। मेरी आंखों में साफ ताना था जब मैंने उसके कंधे थपथपाए। जाओ, कुछ दिन अस्पताल में ऐश करो और लगे हाथ मेरे बाप का भी ख्याल रख लेना। मैं सीधे खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। क्यों ना अपनी सुई की कंपनी चलकर देखा जाए। लगता है मैं कभी वहां गया ही नहीं। पास की एक अंधेरी गली से एक घबराए हुए आदमी की आवाज आई। तुम लोग क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने अपने कदम रोके और वापस मुड़ा। किडनैपर की आवाज आई। किसी ने तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मोटी रकम दी है। ओहो, मोटी रकम। मेरी दोनों आंखें चमक उठी और मैंने गली में कदम रख दिया। भले ही मेरी शारीरिक ताकत अभी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इन दो कौड़ी के गुंडों से निपटना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी। सामने वाले आदमी की आंखें उम्मीद से चमक उठी। अरे भाई, मेरी जान बचा लो, कोई मुझे मारना चाहता है, पुलिस को फोन करो। गुंडे ने मुड़कर मुझे चेतावनी दी। भाग यहां से छोकरे, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ा, वरना जान से जाएगा। मौका देखकर उस आदमी ने 2 कदम पीछे खींच लिए। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो अभी दुम दबाकर भागने वाला है। मैंने उन सीधे सादे गुंडों को देखा और समझदारी दिखाते हुए एक तरफ हट गया। अरे बेफिक्र रहो, इस मालिक को बचपन से दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का शौक नहीं है। बस कभी दुनियादारी नहीं देखी थी तो थोड़ा तमाशा देखने चला आया। गुंडे ने हुंकार भरी, जबकि उस बंधक बने आदमी का मुंह उतर गया। अबे, इस वक्त कौन तमाशा देखने आता है? मुझे अचानक उस आदमी का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा। क्या इसी चेहरे की कीमत इतनी मोटी लगी है? आदमी ने वक्त काटने के लिए बात बढ़ाई। कम से कम मुझे चैन से मरने तो दो। क्या बता सकते हो कि मुझे कौन मारना चाहता है? मैं बड़े मजे से यह नाटक देख रहा था। गुंडे ने कहा, बताने में क्या हर्ज है? तुमने बड़ी मैडम कूक से पंगा लिया है। क्या यह गॉसिप फिर से मेरे घर तक आ पहुंची? मैंने उस आदमी को फिर गौर से देखा। साला एकदम एवरेज दिखता था। मेरे जितना हैंडसम तो बिल्कुल नहीं था। पहले तो मेरा इरादा साइड में खड़े होकर तमाशा देखने का था, लेकिन अब मुझे हैरानी हुई। वो तो कोई नामी हस्ती भी नहीं लग रहा था। भला गुशुई की ऐसे ऐरे गैरे बंदे से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरे दिल में थोड़ा गुस्सा भर आया। आखिर इतने सारे लोग मेरी शुई पर कीचड़ उछालना क्यों पसंद करते हैं? कीचड़? मैंने भला बड़ी मैडम गू का क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम खुद से पूछो। किसे नहीं पता कि मैं सीईओ गू का खास आदमी हूं? गुंडे ने बकवास बंद की और अपने चेलों को हमला करने का इशारा दिया। मेरी स्पीड उनकी सोच से भी तेज थी। एक कंकड़ मेरी उंगली से सनसनाता हुआ निकला और वो आदमी सीधे घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। गुंडों के लीडर ने सड़े हुए मुंह के साथ मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं पास की ईंट की दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। एक हाथ में पत्थर उछाल रहा था। गुंडे को मुड़ते देख मैंने उंगली से पत्थर दागा। पत्थर सीधे उसे लगा। उसकी पकड़ ढीली हुई और हाथ का सामान जमीन पर गिर पड़ा। सामान फेंककर वो अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बाकी गुंडों ने मुझे चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। पहले तो उन्हें लगा था कि यह दुबला पतला लड़का सीधा साधा है। उन्होंने हल्के में ले लिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सच में मजनू बनकर हीरो बनने आया है। मैंने अपनी तरफ बढ़ते गुंडों को बेपरवाही से देखा। लीडर मुक्का तानकर मेरी तरफ झपटा। मैंने अपने पास रखी एनेस्थीसिया स्प्रे निकाली और एक एक करके कई गुंडों को जमीन सुंघा दी। उनकी टांगें कटकर गिर गईं और वे एक के बाद एक ढेर हो गए। गुंडा अपने शरीर को देखकर खौफ से चिल्लाया, बॉस, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। मैंने एक ठंडी सांस ली। क्विक ट्रांसमाइग्रेशन के दिनों में मैंने बहुत सारे पैंतरे सीखे थे। सेल्फ डिफेंस में तो मेरी मास्टरी थी और प्रेशर पॉइंट्स की भी थोड़ी बहुत समझ थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। काफी देर हो चुकी थी। पता नहीं घर पर मेरी जान सो पाई होगी या नहीं, इसलिए मैंने तुरंत काम तमाम करने का फैसला किया। अब जाकर लीडर की अक्ल ठिकाने आई जब उसने अपने चेलों को बेबस होकर जमीन पर तड़पते देखा। उस बंधक के चेहरे पर खुशी छा गई। अरे वाह भाई, उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतना दम होगा। पहले ही हाथ क्यों नहीं साफ किया? मेरी तो गांड ही फट गई थी। जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आदमी ने राहत की सांस ली।
और बिना किसी डर के मेरी तरफ बढ़ा। हेलो, मेरा नाम वांग काइगे है। अपने बाप की कंपनी से बाहर निकला ही था कि इन गुंडों ने मुझे दबोच लिया। वांग काइगे ने जमीन पर पड़े गुंडे को जोर से लात मारी। अचानक देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी हैं। डर के मारे वो उछलकर साइड में हुआ और गलती से दूसरे गुंडे के हाथ पर पैर रख दिया। वो गुंडा दर्द के मारे चीख पड़ा। उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। आदमी हाथ हिलाने लगा। सो सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें दर्द देने का नहीं था। अरे रुको, मैं इनसे माफी क्यों मांग रहा हूं? मैं चुपचाप उसकी हरकतें ताक रहा था। मैंने जमीन से बेसबॉल बैट उठाया और वांग काइगे के कंधे पर हल्के से पटका। वांग काइगे को लगा कि वो सच में बड़ा बदकिस्मत और बेबस है। क्या मेरे मसीहा ने इतनी जल्दी अपना रंग बदल लिया? अरे हैंडसम भाई, जो भी बात है आराम से बैठकर करते हैं। पहले ये बैट नीचे रखो। वांग काइगे का मुंह उतर गया। ऐसे कैसे? तुम तो मोटी रकम वाले बंधक हो। अगर तुम भाग गए तो मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा ना। फिर मैंने आराम से फोन निकाला और बॉडीगार्ड्स को कॉल ठोक दिया। तुरंत पहुंचे बॉडीगार्ड्स को सारा माजरा समझाने के बाद मैं अपने नए नवेले दोस्त वांग काइगे को टहलाते हुए ले गया और फोन पर वांग काइगे की कुंडली खंगालने लगा। वांग कॉरपोरेशन का इकलौता वारिस होने के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ खास नहीं मिला। आखिर इन लोगों ने वांग काइगे को किडनैप क्यों किया और मेरी शुई का नाम क्यों घसीटा? वांग फैमिली का मेन बिजनेस कॉस्मेटिक्स का था, जबकि गुशुई की कंपनी फाइनेंस संभालती थी। दोनों कंपनियों के बीच दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैंने वांग काइगे को एक टैक्सी में ठूंसा और गुशुई की बिल्डिंग के नीचे ले आया और उसे सीढ़ियों पर बैठने को कहा। उसकी हालत धूल से भरी हुई थी। फिर हम बिल्डिंग की तरफ बढ़े। तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आया। हेलो, बिना इजाजत अंदर जाना मना है। सुनो भाई, मुझे इस बंदे को सीईओ गू से मिलवाना है। जरा रास्ता छोड़ोगे? गार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। मैंने साफ शब्दों में कहा, ठीक है, फिर मैं यहीं खड़ा रहता हूं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं कुक शुई को फोन लगाने ही वाला था ताकि वो किसी को नीचे भेज सके। गार्ड ने सीधे हाथ बढ़ाकर मुझे धक्का देने की कोशिश की। उसकी आंखों में साफ हिकारत थी। तुम जैसे छछूंदरों को मैंने बहुत देखा है। यहाँ खड़े होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। चेयरमैन साहिबा इतनी बिजी हैं, उनके पास तुम जैसों से मिलने का टाइम कहाँ? मैंने भौहें सिकोड़ी, साइड में हुआ और मेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। गार्ड का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। तभी एक औरत टहलती हुई आई। ये क्या बकवास चल रही है? मेन गेट पर क्या ड्रामा फैला रखा है? कंपनी की साख का कबाड़ा कर रहे हो? गार्ड ने तुरंत सफाई दी। मैडम, ये बंदा चेयरमैन से मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं इसे भगा ही रहा था कि यह ढीठ यहीं खड़ा हो गया। उसकी आवाज में चापलूसी साफ छलक रही थी। उस औरत ने मुझे सिर से पैर तक ताड़ा। छोकरे, तुम यकीनन उनसे लाइन मारने का यह घटिया तरीका अपना रहे हो। रोज तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग उन तक पहुंचने की ताक में रहते हैं। यह बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। दफा हो जाओ यहां से। इतना कहकर उस औरत ने टेढ़ी नजर से देखा। मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने बिना किसी लिहाज के जवाब ठोक दिया। क्या रात के खाने में कुछ गंदा खा लिया था? मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? औरत तमतमा गई। सिक्योरिटी कहाँ है? इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो। मैंने आगे बढ़ते गार्ड का हाथ रोका और गर्जा, कंपनी के बड़े अफसर क्या सच और झूठ का फर्क भी भूल गए हैं? मुझे गुशुई से कोई नैन मटक्का नहीं करना, बल्कि किसी ने भारी रकम देकर वांग कॉरपोरेशन के इकलौते बेटे वांग काइगे का अपहरण करवाया है और तुम्हारी सीईओ गू का नाम भी बदनाम किया है। क्या तुम सच में मुझे भगाकर अपनी सीईओ गू के बिजनेस का नुकसान करना चाहती हो? उस औरत का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वांग काइगे का नाम इतनी आसानी से ले लूंगा। उसने मुझे फिर से गौर से देखा। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में वांग फैमिली का बहुत बड़ा नाम था। अगर गू कॉरपोरेशन से उनकी दुश्मनी हो जाती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जमीन पर सुस्त पड़े वांग काइगे को देखा। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? सीईओ गू का इस सबसे क्या लेना देना? बकवास है या सच? सीईओ गू को नीचे बुला लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपने कपड़े झाड़े। अभी जब मैंने किडनैपर्स को पछाड़ा तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला। किसी ने बड़ी मैडम गू का नाम इस्तेमाल करके यह चाल चली है। अगर आज तुम मुझे भगा देती हो और बाद में किडनैपर्स मुकर गए या वांग फैमिली ने छानबीन की, तो क्या तुम यह जिम्मेदारी उठा पाओगी? आसपास खड़े कर्मचारी काम छोड़कर तमाशा देखने लगे। वो मैनेजर बुरी तरह फंस चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। ठीक उसी पल लिफ्ट की तरफ से एक कड़क लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजी।
ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? मेरे दिल को सुकून मिला। मुड़कर देखा तो गुशुई मेरी तरफ आ रही थी। उसकी शख्सियत में एक अलग ही रुतबा था। उसे देखते ही उस मैनेजर की सारी अकड़ हवा हो गई। उसने तुरंत सिर झुकाया। सीईओ गु, यह बंदा बिना इजाजत कंपनी में घुस आया और उस मामले को लेकर झूठी बातें फैला रहा है। मैं इसे ही बाहर निकलवा रही थी। कुशुई की नजर मुझ पर पड़ी। उसका बर्फीला गुस्सा पल भर में प्यार में बदल गया। वो तेज कदमों से मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम लिया। चैन, तुम यहाँ क्यों आए? कहीं चोट तो नहीं लगी? आस-पास के लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिजनेस वर्ल्ड की इतनी बड़ी सीईओ को मुझ जैसे मामूली से दिखने वाले लड़के के साथ इतनी करीबी दिखाएगी। मैंने भी उसका हाथ दबाया और उसके कान के पास झुककर हौले से बोला, शुए, कोई तुम्हें फंसाने की साजिश रच रहा है। मैं चश्मदीद गवाह को साथ लाया हूं। मैंने जमीन पर बैठे वांग काइगे की तरफ इशारा किया। कुशुई की आंखों में खूंखार चमक आ गई। फिर उसने उस मैनेजर की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, बिना सच जाने तुमने मेरे आदमी को भगाने की हिम्मत की और कंपनी के लॉबी में तमाशा खड़ा किया। तुम्हारा यह बर्ताव कंपनी के नियमों और प्रोफेशनल एथिक्स के सख्त खिलाफ है। कंपनी तुम्हें तुरंत नौकरी से निकालती है। अपने इस्तीफे की कागजी कार्रवाई पूरी करो। मैनेजर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे घसीट कर बाहर कर दिया। कानून तोड़ने वालों को आखिरकार सजा मिलती ही है। यही इंसाफ का दस्तूर है। कुशुई ने अपने असिस्टेंट को वांग काएगे को रेस्ट रूम ले जाने का इशारा किया और तमाशा देख रहे कर्मचारियों को काम पर भेजा। लॉबी में अब सिर्फ हम दोनों बचे थे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे से धूल झाड़ी और प्यार से पूछा, आखिर हुआ क्या था? मैंने कभी वांग फैमिली पर हमला करने का हुक्म नहीं दिया। मैंने दीवार से टेक लगाई और गली में हुआ सारा माजरा उसे तफसील से सुना दिया। किडनैपर्स ने वांग काइगे को निपटाने के लिए मोटी रकम ली थी और दावा कर रहे थे कि तुम वांग फैमिली का कॉस्मेटिक्स बिजनेस हथियाना चाहती हो। तुम तो फाइनेंस में हो, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। साफ है कि कोई तुम्हारे और उनके बीच दरार डालना चाहता है और तुम्हारी थू थू करवाना चाहता है। कुशुई ने एक पल सोचा और तुरंत बोली, यह दुआ मोतियन की करतूत है। बिल्कुल सही। जो मैंने सोचा था वही निकला। मेरा दिल अंदर तक हिल गया। जिस इंसान ने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद की थी, इस जिंदगी में भी वो वही पुराने घटिया पैंतरे इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने गुशुई का हाथ थामा और कड़ाई से कहा, तुआ मोतियन की इस घटिया चाल का हम कानूनी तरीके से पूरा हिसाब करेंगे। गुशुई ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, आचेन। थोड़ी ही देर बाद वांग काइगे को होश आ गया। जब उसे पता चला कि उसने गुशुई पर गलत शक किया था और मैंने ही उसकी जान बचाई थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने घर वालों को फोन करके पूरी सच्चाई बताई। वांग फैमिली ने तुरंत ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके साफ कर दिया कि गू कॉरपोरेशन के साथ उनका कोई विवाद नहीं है और यह सब किसी की रची हुई साजिश थी। दूसरी तरफ मेरे दिए सुरागों के आधार पर बॉडीगार्ड्स ने जब तहकीकात की, तो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड दुआ मोतियन ही निकला। पता चला कि दुआ मोतियन जानता था कि मैं गुशुई के दम पर कूद रहा हूं। उसे डर था कि उसके काले कारनामे खुल जाएंगे। इसलिए वो वांग फैमिली के कंधे पर बंदूक रखकर गु कॉरपोरेशन को दबाना चाहता था, ताकि गु फैमिली को निगल सके। एक तीर से दो शिकार। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दुआ मोतियन को दुआ विला से ही धर दबोचा और उसके सालों पुराने काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हाउसकीपर ली को भी सहारोपी बनाकर घसीट लिया गया। अदालत में सारे सबूत पुख्ता थे। तुआ मोतियन को किडनैपिंग, धोखाधड़ी और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाउसकीपर ली, जिसने सालों तक मालिकों को प्रताड़ित किया, संपत्ति में घपला किया और दुआ मोतियन का साथ दिया, उसे 15 साल की सख्त कैद हुई। अब वो कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रही बात उस अकड़ू मैनेजर की जिसने जीयू कॉरपोरेशन में मुझसे बदतमीजी की थी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने और कंपनी की साख मिट्टी में मिलाने की वजह से उसे न सिर्फ नौकरी से निकाला गया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ताकि वो कभी फाइनेंस सेक्टर में कदम न रख सके। और तांग फेयू, जो कंपनी में फू येक्सिंग का मजाक उड़ाता रहता था, उसने घटिया तरीकों से रिसोर्सेज हड़पने की कोशिश की थी।
जब नेटिजन्स ने उसका पर्दाफाश किया तो पूरी इंडस्ट्री ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसे हमेशा के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। और जिन आर्टिस्ट्स ने फू येक्सिंग को धोखा देकर तीसरी क्लास की कंपनी का हाथ थामा था, वे भी दाने दाने को मोहताज हो गए। दूसरी तरफ फू येक्सिंग ने हमेशा अपनी नीयत साफ रखी और मेरे साथ वफादार रहा। गुशुई के दिए रिसोर्सेज और मेरी रीबॉर्न वाली जानकारी के दम पर मैंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक गुमनाम चेहरे से मैंने वक्त का पासा पलटकर खुद को टॉप का मूवी किंग बना दिया। मैंने कभी अपना मैनेजर नहीं बदला और फू येक्सिंग को भी अपने साथ बुलंदियों पर ले गया। वो न सिर्फ नौकरी से निकाला जाने से बच गया, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और कामयाब मैनेजर बन गया, जिसका परिवार भी खुशहाल था और करियर भी बुलंद। वांग फैमिली ने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए गू कॉरपोरेशन के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की। दोनों कंपनियों ने मिलकर कॉस्मेटिक्स और फाइनेंस का नया बिजनेस मॉडल शुरू किया, जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ा और बिजनेस वर्ल्ड की मिसाल बन गया। रही बात मेरी और शुई की, तो हम आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी के दर्दनाक अंत से बाहर निकल आए और एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। उस सुहाने दिन गुशुई का हाथ थामे, कु कॉरपोरेशन की छत पर खड़े होकर नीचे बहती गाड़ियों की भीड़ को देखते हुए मैंने उसके कंधे पर सिर रखा और हौले से कहा, शुई, अतीत में मैं बहुत बेवकूफ था, जो तुम्हें इतनी तकलीफें सहनी पड़ी। गुशुई मुड़ी और उसने मुझे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार था। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। पहले तुमने मेरी हिफाजत की, अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब मैं वो बेबस इंसान नहीं हूं जिसे तुम्हारी पनाह चाहिए, बल्कि एक ऐसा हमसफर हूं जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। हम मिलकर गु कॉरपोरेशन को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। गुशुई मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। उसके गालों पर खुशी के आंसू ढलक आए। मैंने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और झुककर उसके होंठों को चूम लिया। ढलते सूरज की किरणें हम पर पड़ रही थीं, जो बहुत सुकून दे रही थीं। मैंने क्विक ट्रांस माइग्रेशन की दुनिया में हजारों तूफान देखे थे। मुझे लगता था कि रिबॉर्न होना सिर्फ पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए होता है, लेकिन शुई से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि रिबॉर्न होने का सबसे बड़ा मकसद अपने प्यार की रक्षा करना है, अच्छाई को उसका इनाम दिलाना है और बुराई को कानून के हाथों सजा दिलाना है। अब दुआ मोतियन, हाउसकीपर ली और बाकी सारे पापी कानून के शिकंजे में कस चुके हैं। फुयेक सिंह, वांग फैमिली और बाकी सभी भले लोगों का भविष्य रोशन है। मैं और मेरी शुई एक दूसरे के प्यार में रंगे हैं। करियर और मोहब्बत दोनों पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की तमाम खुशियां अब हमारे पास आ चुकी थीं। दोबारा जन्म लेकर मुदुआ चेन ने अपने प्यार को धोखा नहीं दिया, अपने सच्चे दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, पापियों का खात्मा किया और आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। अपनी बाकी जिंदगी में मैं गुशुई के साथ मिलकर सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, दिल में नेकी रखूंगा और प्यार की गर्माहट से अपनी खुशहाल जिंदगी की नई कहानी लिखूंगा।